चलिए, नमस्कार साथियों। मैं सचिन बोंद्रिया कृषक जगत से आज कृषक जगत किसान सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा वेबिनार का विषय है कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्कीम। साथियों, ये स्कीम भारत सरकार और राज्य सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है। जो आज हमारे किसानों को समस्या आती है कि अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता, या एक ही साथ जब फसल हार्वेस्ट होती है और एक ही साथ मंडी में उपज आती है तब वो भाव नहीं मिल पाता। तो इस स्कीम के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका मूल्य संवर्धन करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत कैसे आप अपने उत्पादों में मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, उसमें खाद्य प्रसंस्करण भी कर सकते हैं और उसको बाजार में उपलब्ध कर सकते हैं। और ये स्कीम में की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक सामूहिक रूप से सभी किसान भाइयों को जिम्मेदारी दी गई है व इस स्कीम के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में और किसानों को भी सेवाएं दे सकते हैं। तो आइए आज हम इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको सबसे पहले हमारे अतिथियों से परिचय करा दूं। हमारे बीच में हैं कृषि अभियांत्रिकी मध्य प्रदेश शासन के संचालक डॉक्टर राजीव चौधरी जी। चौधरी जी, स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले कृषक जगत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक सामयिक विषय पर जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी, उसके संबंध में आपने इस वेबिनार के आयोजन के बारे में सोचा और समय की मांग को देखते हुए ये वेबिनार आज हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये प्रसन्नता का विषय है। मैं आपको इस योजना के बारे में पहले बताना चाहूंगा कि कस्टम हायरिंग की एक योजना मध्य प्रदेश में काफी पहले से संचालित हो रही है। 2012 से ये योजना हमारे प्रदेश में चल रही है और इसमें जो गांव के युवा हैं वो ट्रैक्टर और कृषि उपकरण लेके किराए पर वो काम करते हैं और खासतौर से ऐसे किसानों को जिनके पास ये मशीनें नहीं है वो उनको उपलब्ध कराते हैं। हमारे जो छोटे किसान भाई हैं जो मशीनें नहीं रख पाते उनको उनकी खेती में लाभ हो रहा है। साथ ही जो युवा साथी जिन्होंने ये केंद्र स्थापित किए वो भी काफी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। तो कस्टम प्रोसेसिंग की जो योजना है हमने उसी की तर्ज पर इसको तैयार किया है कि अब खेती किसानी में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर किसान भाइयों की यदि हमें इनकम बढ़ाने की यदि हम बात करते हैं तो हमें प्राथमिक प्रसंस्करण के ऊपर जाना पड़ेगा। और प्राथमिक प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है कि ऐसे प्रसंस्करण के काम जो ग्रामीण अंचल में ही संभव है, जिनमें हमें बहुत ज्यादा प्लांट मशीनरी या इस तरह की चीजों की आवश्यकता नहीं है। जो ग्रामीण अंचल में ऐसी इकाइयां यदि स्थापित होती हैं तो किसानों को यदि उसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो अपनी उपज का, उसको सोचते हुए उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये एक नवीन कार्यक्रम है, इसको हमने शुरू किया है। ये पहला वर्ष है, 2021-22 से ही हमने कस्टम प्रोसेसिंग की योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की है और करीब 250-260 केंद्र हम स्थापित करने का ये हमारा कार्यक्रम है। तो ये जो केंद्र है ये ग्रामीण अंचल में ही रहे। हमारा इसमें सोच ये है कि ये ग्राम में स्थापित हो। ग्राम के युवाओं या किसान भाइयों को जो रुक के यदि अपना व्यवसायिक खेती किसानी के साथ यदि कुछ व्यापार भी करना चाहते तो वो लोग आगे आए, इससे इनकम भी उनकी बढ़ेगी। और जो हमारे किसान भाई अपनी उपज को यदि
इन केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक प्रसंस्करण का काम कराएंगे तो उनको भी अच्छे मूल्य अपने उपज के प्राप्त होंगे। आपको प्रदेश में मालूम है कि बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी खरीदी हो रही है अनाज की। हम देख रहे हैं कई गेहूं, चना, मूंग, धान या ऐसी और भी उपजें हैं जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में खरीदी जाती है। यदि जब हम खरीदी की बात करते हैं तो कई बार आप लोगों ने पेपरों में भी देखा होगा कि किसान भी आंदोलित होते हैं कि यदि वो अपनी उपज लेके सरकारी केंद्रों में जाते हैं तो जो खरीदने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो FCI हो या मार्कफेड हो या दूसरी कोई भी संस्थाएं है, नेफेड है, ये संस्थाएं बोलती कि आपकी उपज जो है वो FAQ क्वालिटी की नहीं है, जिसके कारण हम उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सुविधा यदि ग्रामीण अंचल में स्थापित होगी तो हमारे किसान भाई भी अपनी उपज को अच्छी तरह से उसको क्लीनिंग, ग्रेडिंग या जो भी है वो काम करने के बाद सरकारी खरीदी में ले जाएंगे तो फिर एक अच्छी क्वालिटी का रहेगा, तो उनको आसानी से वो जो कठिनाई आती है सरकारी खरीद में वो भी दूर होगी और सरकार को भी इससे ये लाभ होगा कि अच्छी उपज सरकारी खरीदी के माध्यम से सरकार को प्राप्त होगी। तो हर लोग इस कार्यक्रम, इस सेक्टर से लाभान्वित होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो युवा हमारे लगाएंगे उनको लाभ होगा और जो किसान भाई हैं जो अपनी उपज को तैयार कराएंगे इसके माध्यम से तो उनको भी अच्छे मूल्य प्राप्त होंगे। तो इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए योजना की है। आज मेरे साथ हमारे बहुत से साथी भी हैं, मोहन सिंह जी हैं, सिंह जी हैं और बैंक के अधिकारी भी हैं। तो आप अपने अपने क्षेत्र के, हम ये सब लोग विशेषज्ञ हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के, तो ये अपना अनुभव बताएंगे। साथ में बैंक के अधिकारी भी हैं जो, चूंकि हम ये सब योजना बैंकेबल है, बैंक लोन रहता है, तो बैंक से किस तरह से हम बैंक के लोन का फायदा ले वो भी बताएंगे। साथ ही यदि हमारे कुछ एक दो उद्योगपति अपना व्यू शेयर करना चाहते हैं तो हम उनसे भी सुनेंगे कि उन लोगों की क्या सोच है और हमारे जो आज किसान भाई या हमारे जो साथी इस वेबिनार में जुड़े हैं उनकी भी यदि जो भी कुछ उनके क्वेश्चन है तो हम प्रयास करेंगे कि उनको भी उत्तर दें और उनको बता पाए। मेरे साथ मेरे साथी पोरवाल जी आज हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने डायरेक्टरेट से बनाया इस स्कीम के बारे में, तो एक शॉर्ट में है, आप पहले सब लोग देख लें तो आपको इस योजना के और भी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इसको क्रियान्वित किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। थोड़ी सी मैं भूमिका बता दूं जब तक हमारे पोरवाल जी इस प्रेजेंटेशन को शेयर स्क्रीन करते हैं। साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर मोहन सिंह साहब हैं जो जबलपुर के विभागाध्यक्ष हैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से हैं। मोहन सिंह जी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ रंजीत सिंह जी हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह जो लुधियाना से हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में काफ़ी वर्षों तक काम किया है और आज लुधियाना में ICR के संस्थान सिपेट में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर रंजीत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते तो साथ में हमारे साथ में रविंद्र गुर्जर जी हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकल हेड ऑफिस भोपाल के प्रबंधक हैं और कृषि बैंकिंग ही देखते हैं। जहां पर हम इस स्कीम की बात करते हैं तो बैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो गुर्जर जी, आपका भी स्वागत है। हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर जी। तो पहले हम पोरवाल साहब से प्रेजेंटेशन डॉक्टर चौधरी साहब जो देंगे वो समझते हैं, फिर डॉक्टर मोहन सिंह जी से चर्चा करेंगे, तकनीकी चर्चा। जी पोरवाल जी, आप प्रेजेंटेशन दीजिए। नमस्ते। पोरवाल जी भी एक बड़े स्तंभ हैं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जूम मीटिंग के, उनका सबका स्वागत है। और जैसे प्राथमिक चर्चा हो चुकी है तो एक बेसिक चीज जो है वो तो हमारे सबके ध्यान में आ चुकी है। मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो हमारी योजना लॉन्च हुई है, ये हमने जुलाई में लॉन्च की थी
और बड़े प्रयासों के बाद जो है लॉन्च हो पाई थी। उसका जो है प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा, तो उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे और बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स भी समझ पाएंगे कि योजना एक्चुअल में क्या कहती है ना सर। जी तो मेरे ख्याल से दिख रही है सर, ये प्रेजेंटेशन मेरा दिख रहा है सब, जी जी बिल्कुल दिख रहा है। है ना सर। तो इसको ये फुल स्क्रीन कर लें। और हाँ सर, ये एक्चुअल में सर वो फॉन्ट वाले दिक्कत के कारण ये पीडीएफ फॉर्म में है एक्चुअल, कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा सा जी अच्छा दिख रहा है। आपने काफी मेहनत करी है, उसको हिंदी में तैयार किया है। हिंदी में है सर। हमारे कृषक भाई चूंकि हिंदी ज्यादा समझ पाते जी हैं, जी जी तो इसीलिए थोड़ा सा ये है। तो जी ये जैसे कि चर्चा हो चुकी है कि जैसे कि कृषकों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, या एक साथ फसल आ जाती है तो उसके कारण जो है वो मूल्य गिर जाता है, मार्केट में रेट कम मिलते हैं। तो एक तो ये सोच है कि यदि उनका प्राथमिक प्रसंस्करण कर दिया जाए, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाए, तो उनमें जो है मूल्य संवर्धन हो जाता है, मतलब उसका ज्यादा मूल्य प्राप्त हो जाता है। और दूसरा सोच हमारा ये था कि ग्रामीण युवा जो हैं, जो अपने गांव में हैं और कृषि से थोड़ा सा विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका सोच ये है कि कुछ अलग भी मेरे को करना है, तो और रोजगार के अवसर उनके पास है नहीं, तो कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है उनके लिए बहुत एक अभिनव योजना साबित हो सकती है, जिससे उनका पलायन भी जो है शहरों में हो रहा है वो रुकेगा, और ग्रामीण अंचल में कृषि क्षेत्र में जो होगा तो कृषि का विकास भी होगा और वो अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये मूल उद्देश्य है। इनको ध्यान में रखते हुए जो है हमने कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर या प्राथमिक प्रसंस्करण की जो केंद्र है उनमें उसकी परिकल्पना की है, जिसमें हम जिसके पास जो सेंटर खोलेगा वो मशीनें किराए से उपलब्ध लोगों को कराएगा, कृषकों को उपलब्ध कराएगा, उनकी जो उपज है उसकी ग्रेडिंग और क्लीनिंग वगैरह करेगा, और भी दूसरे जो मशीनें होंगी उनसे जो है सेवाएं देगा, और इस तरीके से जो है उनको भी लाभान्वित करेगा और खुद भी लाभ प्राप्त कर सकेगा। अब इसमें जो पात्र व्यक्ति हैं, तो पात्रता के लिए ऐसा है कि या तो व्यक्तिगत जो है कोई भी इस केंद्र को ले सकता है, यदि पंजीकृत कृषक समूह है तो वो भी इस पे आवेदन कर सकते हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो तीनों जो हैं पात्र हैं। इसमें उम्र का एक बंधन है कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत श्रेणी के जो आवेदक हैं उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं हो और 40 से अधिक नहीं हो। ये बंधन जो है पंजीकृत कृषक समूह और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के लिए नहीं है। फिर इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का एक रखा हुआ है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये भी व्यक्तिगत समूह के लिए, व्यक्तिगत जो आवेदक हैं उनके लिए है। पंजीकृत कृषक समूह है, एफपीओज हैं, उनके लिए ये बाध्यता लागू नहीं है। फिर एक ही परिवार में या एक ही संस्था है, एक ही समूह है, तो उनको एक ही जो है केंद्र दिया जा सकेगा, वो एक से ज्यादा केंद्र के लिए पात्र नहीं होंगे। ये इसलिए रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग लाभान्वित कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर सके। प्रत्येक केंद्र जो है वो न्यूनतम उसमें 10 लाख और अधिकतम 25 लाख तक की मशीनें जो हितग्राही है वो रख सकेगा, और उनसे ही वो केंद्र चलाएगा। ये 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की ये हमारी सीमा हमने बांधी हुई है। और इसमें जहां तक ये अनुदान का है, तो जो मशीनें वो रख रहे हैं केंद्र में, उनकी लागत जो है उसका 40% और अधिकतम 10 लाख तक का, यदि 25 लाख का वो केंद्र स्थापित करता है तो उसमें 40%, अधिकतम सीमा 10 लाख होगी। और इसकी गणना जो है वो हमारी एसएमएम स्कीम होती है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसमें जो व्यक्तिगत पृथक पृथक मशीनों के लिए जो सीमाएं दी हुई है उससे हम गणना करते हैं। तो ये फर्क भी आता है थोड़ा सा,
चूंकि ये 40% के हिसाब से हमने ये गणना ये की है, लेकिन वास्तविक गणना जो है वो जो मशीन ली है उस पे सब्सिडी कितनी देय है उस योजना में, उसकी सीमा के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने एफपीओ वगैरह को और जो पंजीकृत कृषक समूह है उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए जो है जिले में उनके एक केंद्र तक की एक प्राथमिकता दी हुई है। जो टारगेट हमारे होते हैं, लक्ष्य जो हम जारी करते हैं उसका 30% अधिकतम एक केंद्र तक, तो एक केंद्र तक हम उनको एफपीओ वगैरह को देते हैं और उसके बाद जो है वो जो व्यक्तिगत श्रेणी है वो सब है वो भी ले सकते हैं। जैसा ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो अनुदान की गणना जो है, अनुदान की गणना जो है वो हमारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना है, तो उस पे जो यंत्रों के देय अनुदान की सीमाएं हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। ये थोड़ा समझने की जरूरत है ना। अच्छा, इसमें अब फोकस ठीक है ना सर, थोड़ा सा नीचे कर लें आप, अभी चेहरा छुप गया है। हाँ जी, अब ठीक, अब ठीक, बेहतर, ठीक है सर जी, बढ़िया। तो ये इसमें इस योजना में जो है अनुदान वो केवल मशीनों की लागत पे है, और इसके अलावा जैसे उसके रख रखाव का है, शेड निर्माण का है, स्थापना वगैरह में जो खर्चे होते हैं या बीमा वगैरह कराना होता है, तो उसकी गणना उसके लिए जो है वो व्यवस्था हितग्राही को स्वयं को करनी होती है। इसमें योजना में अनुदान नहीं दिया जाता है, तो केवल मशीनों की लागत पर अनुदान है हमारा। अब ये इसमें कैसे स्थापित करेंगे, तो एक इकाई में क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट जो है वो कंपलसरी रखना है, मैंडेटरी है। उसमें आपका डी स्टोनर, ग्रेविटी सेपरेटर, ग्रेडियंट सेपरेटर ये सम्मिलित होना आवश्यक है। ये क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट इसलिए रखा है क्योंकि सभी फसलों में क्लीनिंग ग्रेडिंग वगैरह करने के लिए एक बहुत आवश्यक ये मशीन है और इसका होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको कंपलसरी किया हुआ है। इसके अलावा जो है दूसरी मशीनें भी जो ऐच्छिक हैं, जो अलाउ हमने की है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट की न्यूनतम क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटे की होना आवश्यक है। उससे 500 या 500 से ऊपर जो क्षमता है उसी क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट को हम जो है इसमें सम्मिलित करते हैं। ये अन्य मशीनों को भी रखा जा सकता है, मैं आगे उसकी सूची आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा कौन कौन सी मशीन है हम और भी रख सकते हैं। ये जो मशीनें रख सकते हैं उनमें या जो क्रय किया जा सकता है उस केंद्र के लिए, वो भारत सरकार के जो अधिकृत टेस्टिंग संस्थान हैं उनसे टेस्टेड होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ डायरेक्टेड में वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ये हम लोग ने इसीलिए किया हुआ है कि एक तो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि वो टेस्टिंग उसमें मैंडेटरी है, जो टेस्टेड मशीन नहीं है वो योजनाओं के अंतर्गत नहीं देते हैं, और हमारे यहाँ पंजीयन होने से हमारा उन पर कंट्रोल रहता है कि कृषकों को बाद में आफ्टर सेल्स सर्विस वगैरह की जो है प्रॉब्लम नहीं जाए, या और तरीके की दिक्कतें जो है उनसे किसानों को बचाया जा सके। और ये ICAR के जो निर्धारित मापदंड है उनकी पूर्ति करना जो है वो उन मशीन को आवश्यक होगा, तभी वो इस योजना अंतर्गत हम दे पाएंगे। अब जैसे क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट के अलावा क्या मशीनें रख सकते हैं वो 25 लाख में, जैसे मिनी राइस मिल है, मिनी दाल मिल है, ऑयल एक्सट्रैक्टर है, मिलेट प्रसंस्करण प्लांट है, मल्टी कमोडिटी फ्लोर मिल है या दलिया मिल है, सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, और सहायक मशीनरी, पैकिंग मशीनरी है, सीलिंग यूनिटें हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इसमें जो है जो लड़कों को समझ में ऐसा लग सकता है कि कौन सी मशीन हम रखेंगे, तो आपके क्षेत्र में जिस मशीन की आवश्यकता हो, उस क्षेत्र में जो फसल हो रही हो, वो मशीनें आप जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। वो मशीनें टेस्टेड होना चाहिए और हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये खास ध्यान रखना जरूरी है इसमें। अब ये देय अनुदान जो है, इन पे कितना कितना अनुदान देय है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मशीन के ऊपर जो अधिकतम अनुदान देय है वो जो है उससे उसकी गणना होगी, और योजना अंतर्गत 40%
के हिसाब से होगी, अधिकतम सीमा योजना के जो गाइडलाइन के हिसाब से उससे। तो क्लीनर कम ग्रेडर है, डी स्टोनर है, ग्रेविटी सेपरेटर, ग्रेडियंट सेपरेटर है, इनमें 40% और अधिकतम जो है 80,000 रुपए तक की जो है सब्सिडी अनुदान जो है वो दे होता है। इसी तरीके से राइस मिल हम ले तो उसमें 40% अधिकतम राशि जो है 1,60,000 तक ही अनुदान दे होगा। ऑयल एक्सट्रैक्टर में 40% अधिकतम राशि रुपए 1,20,000 तक का ही अनुदान दे होता है, और दाल मिल में 40% अधिकतम राशि रुपए 1,00,000 का अनुदान दे होता है। तो ये जो है ये हमारे अनुदान की सीमाएं हैं जो हमारी योजना अंतर्गत दे है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना भी संचालित है विगत 1 साल से, और इसके अंतर्गत भी जो है वो कार्रवाई चालू है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी जो कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर वाली स्कीम है उसको हम इस AIF स्कीम के साथ जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों योजनाओं का फायदा इकट्ठा मिल सकता है आपको। तो उसका जो फायदा मैंने बताया था वो तो 40% अनुदान आपको मिलेगा, और इस योजना के अंतर्गत AIF के अंतर्गत जो है जो स्वीकृत होंगे प्रोजेक्ट उनको 3% की दर से ब्याज अनुदान भी मिलता है। मतलब जो कुल ब्याज उनका लगता है उस पे 3% का माइनस हो जाता है, उतनी छूट मिल जाती है। और जो कोलेटरल हमको देना होता है, जो हितग्राही को कोलेटरल देना होता है बैंक में, तो जो CGTMSE के अंतर्गत जो है वो भारत सरकार उस प्रोजेक्ट की गारंटी स्वयं लेती है। तो ये कोलेटरल भी जो है वो हितग्राहियों को नहीं देना होता है। तो ये 2 अतिरिक्त फायदे जो है वो किसानों को हमारी योजना में साथ में AIF के साथ समन्वय जब हम करते हैं तो मिल जाते हैं, है ना। तो ये एक अतिरिक्त फायदे जो है 2 होते हैं। इससे आपका प्रोजेक्ट बहुत वायबल हो जाता है और जो हितग्राहियों पे लोड है वो बहुत कम हो जाता है। अब हमारी स्कीम में जो है जो कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर वाली है उसमें जो है वो तो आवेदन आपको हमारे पोर्टल पे करना होता है, विज्ञापन जारी करते हैं और उसके बाद आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उसमें भारत सरकार का एक पोर्टल अलग से बना हुआ है, तो वही प्रोजेक्ट जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी आवेदन किया जाता है, और वो भारत सरकार की पूरी टीम लगी है उसमें। और वो शुरुआत में तो आधा 1 घंटे में ही वो स्वीकृत कर देते थे, और अब शायद 1 दिन या 1.5 दिन के अंतर से वो स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, और वो जो प्रोजेक्ट है वो सीधे संबंधित बैंक की शाखा में चला जाता है और वहां फिर प्रोसेस होता है। तो ये बहुत आसान है, और इस तरीके से ये दोनों योजनाओं का फायदा जो है हम ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो है हमारा योजना है, और उसके जो दिशा निर्देश थे, जो अनुदान दे था, वो सब ये बातें थी, और ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और कोई भी यदि क्वेरीज होगी तो अभी आगे का सेशन जो हमारा चल रहा है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पोरवाल जी। साथियों, अब हम अगला प्रेजेंटेशन लेने से पहले मैं बता दूं कि ये सारे प्रेजेंटेशन होने के बाद आपसे हम प्रश्न लेंगे। इस स्कीम योजना से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो वो आप जरूर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए, हमसे चर्चा करिए। हमारे सभी वक्ता उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम एक कृषि ज्ञान प्रतियोगिता करेंगे जिसमें अगर आपसे कुछ इसी प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ सवाल किए जाएंगे और जो उसका सबसे सही सटीक जवाब देगा उसको हम यहाँ पुरस्कार में कृषक जगत द्वारा प्रकाशित 2022 की डायरी उपहार स्वरूप जनवरी माह में देंगे। तो मैं डॉक्टर मोहन सिंह साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ। चौधरी साहब, कुछ आप कहना चाहते हैं तो बताएं। नहीं, मेरे को लगता है अपन बाद में चर्चा प्रश्नोत्तरी में काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी जी जी। तो डॉक्टर मोहन सिंह साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप अपना वक्तव्य दें या प्रेजेंटेशन रखना चाहते हो तो दे सकते हैं। जरूर सचिन जी, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जी, हमारे निमेश जी शेयर स्क्रीन हो गया डॉक्टर साहब?
जी डॉक्टर साहब, वो स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका? हाँ, मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, जब स्क्रीन आने लगे तो मुझे बताइएगा। जी, आ रहा है स्क्रीन। साथियों को मैं एक बात और बता दूं कि जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं इस स्कीम से संबंधित, तो आप अपना एक इसमें जूम वेबिनार में रेज हैंड का एक ऑप्शन आता है, आप अपना रेज हैंड करें। मैं आपको एक के बाद एक आमंत्रित करूंगा यहाँ पर अपना प्रश्न करने के लिए। और जो हमारे साथी कृषक जगत फेसबुक लाइव पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो दर्शक वहां से जुड़े हुए हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न लिख सकते हैं। हम उनके भी प्रश्न को यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। जी डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। जी सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसा कि आपको है, ये आयोजित किया जा रहा है कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना देने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि शुरुआत में ही राजीव चौधरी जी ने एक इशारा किया था कि कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना का सबसे बड़ा जो आवश्यकता है वो FAQ क्वालिटी कंप्लायंस होता है। तो FAQ फेयर एवरेज क्वालिटी होता है। इसके चक्कर में जो किसान भाई अपनी अनाज को मंडियों में ले जाकर के बेचते हैं, किसान सरकारी खरीदी केंद्रों में बेचते हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस प्रस्तुतिकरण में। शुरुआत करते हैं वन स्टेप बाय स्टेप। इसमें कुछ शुरू में भूमिकाएं हैं, आगे चल के हम कुछ मशीनों को देखेंगे, और उसके बाद जैसा कि बताया अभी सचिन जी ने कि सभी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें कि सभी प्रतिभागी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो खाद्य प्रसंस्करण द्वारा उद्यमिता विकास से इनकम जनरेशन, आय वर्धन पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें फूड इंडस्ट्री की स्थिति क्या है। मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में बोलता जाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो। जी, कोई इशू। भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है वो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जो किसी भी व्यवसाय के लिए उपलब्ध है, और इसमें संभावनाएं 535 बिलियन डॉलर तक जा सकने की हैं 2025-26 तक। जब एक डॉलर बोला जाता है तो आप रुपए को 75 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आज की डेट पे लगभग 1.93 मिलियन लोग, 1.93 मिलियन लोग मतलब 19,30,000 लोग, लगभग 39,748 रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं। ख्याल रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण में अधिकांश यूनिटें जो है वो गैर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में है, जिनका सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं होता। जो छोटे छोटे उद्योग हैं इनमें अधिकांश का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता। जो रिकॉर्ड है वो 39,748 यूनिट्स का है, जिसमें कुल 32.75 बिलियन डॉलर लगा हुआ है देश का, और जिसका कुल उत्पाद जो है वो 168.69 डॉलर्स है एनुअल। इसमें प्रधानमंत्री PMKSY योजना अंतर्गत 41 मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है देश में, 353 कोल्ड चेन की स्थापना की गई है, 63 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए गए हैं, 292 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की गई, इनके लिए लोन दिया गया। ये जो इस यूनिट के अंदर, इस स्कीम के अंतर्गत जो दिया गया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, मतलब यदि कोई उद्योग है उसमें आगे का कोई लिंकेज चाहिए है या कोई पीछे से कोई सपोर्ट चाहिए है तो उसको वो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं, वो भी उपलब्ध कराया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए गए हैं भारत में, वो अनाज है, शक्कर है, खाद्य तेलें हैं, बेवरेज है जैसे जूस वगैरह हो गए, फल एवं सब्जी है, पोल्ट्री और मीट है, फिशरी है, फूड रिटेल है, डेयरी इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि हम लोग मध्य प्रदेश में हैं, सेंट्रल इंडिया में है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे फिशरी बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग सेक्टर होता है। भारत मध्य प्रदेश में भी इनलैंड में भी फिशरी की बहुत संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी फिशरीज लगी हुई हैं। और
फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव क्षेत्र होता है। इसमें 1.8 व्यक्तियों को रोजगार, ये एक एवरेज है इसलिए 1.8 लिखा हुआ है। ये 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में 1.8 लोगों को सीधे और 6.4 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव जॉब अट्रैक्ट करने वाला उद्योग है। और चलिए कुछ की फैक्टर्स पढ़ना चाहेंगे। 296.65 मिलियन टन उद्यानिकी उत्पादों का, उद्यानिकी फसलों का और अनाज फसलों का उत्पादन 2019-20 में हुआ था। दूध का उत्पादन 198.4 मिलियन टन था 19-20 में। भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर है अंडा उत्पादन में, जिसकी कीमत लगभग 114.38 बिलियन है। और भारत मछली उत्पादन में दुनिया में नंबर 2 पे है, जिसका कुल मछली उत्पादन जो है 14.16 मिलियन टन है, जो कि पूरे दुनिया का 7.56% होता है। ये सिर्फ भारत उपलब्ध कराता है। और भारत से मछलियों का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूरोप के देशों को। ग्रॉसरी और सर्विस सेक्टर जो है वो, उसका जो सकल वृद्धि दर है वो 25% और 15% है। ये बहुत तेजी की ग्रोथ है। ये कृषि उद्योग में इतनी ग्रोथ बहुत अधिक मानी जाती है। भारत से 12,89,651 मिलियन टन का सी फूड हमने एक्सपोर्ट किया था 2019-20 में। सी फूड यानी कि जो कोस्टल एरिया में होता है, जो भारत की जमीन के बाहर होता है। ये सोचिए कितना बड़ा फिशरी का सेक्टर है, जो कि हालांकि इसमें मध्य प्रदेश का दखल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ देश के स्तर पर जानकारी देने के लिए कि भारत सरकार फूड प्रोसेसिंग में क्यों इतना ज्यादा जोर आजमाइश कर रही है। सीरियल्स जो एक्सपोर्ट किए गए हैं वो 44.9 मिलियन टन अप्रैल जून में ही हुए थे 2020 तक। और मीट, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री का एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये लगभग 483 मिलियन डॉलर का अप्रैल जून 2020 से अप्रैल जून 2021 के बीच में हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ किन कारणों से आती है। एक तो हम एग्री कम्युनिटी हब हैं, बहुत सारे कृषि उत्पाद हमारे देश में पैदा होते हैं। साल भर हमारे यहाँ धूप रहती है, साल भर हमारे यहाँ बर्फ नहीं गिरती हमारे देश में। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दें तो, इसलिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है साल भर उत्पादन के लिए उपलब्ध होता है। इस सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 9 मिलियन जॉब 2024 तक पैदा होने की संभावना है। हमारा देश कई एक कृषि उत्पादों में दुनिया में नंबर 1 पर है। बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, हर किसी को खाने को चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, दुनिया की 18% जनसंख्या हमारे देश में रहती है। सभी को हमें खाना उपलब्ध कराना है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट का कारण है, जिसके कारण खाद्य संस्कृत सामानों को बाजार भारत में है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 130 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। सभी के सभी खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता हैं। हम स्ट्रांग इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी इसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की इस समय। पॉलिसी बहुत ही ज्यादा आसान है इस समय। सरकार जो है वो हर दिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने आप को ऊपर ले जा रही है। काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। बहुत सारी योजनाएं दिखाने के लिए ही आप लोग को इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा उद्यमियों के पक्ष में है। आत्मनिर्भर भारत PLI स्कीम में 10,900 करोड़ रुपए डाले गए हैं भारत सरकार के द्वारा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लागू की गई है, जिसमें कि एक जिले के लिए एक कोई विशेष जो वहाँ का मेजर ग्रोइंग प्रोडक्ट है, उसके लिए उस जिले को निर्धारित किया गया है जी। और उसमें लिबरल फंडिंग है भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से। ODOP में 135 जिले में यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनमें फंडिंग की जा रही है सरकार की ओर से प्रसंस्करण केंद्र लगाने के लिए।
ये कुछ भूमिकाएं हैं, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं ताकि जरूर जरूर। हम लोग देखिए, मैं प्रश्नोत्तरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं आप लोग को एक छोटा सा आइडिया देना चाहूंगा। जैसे कि एक प्रसंस्करण का टमाटर जो है, यदि चाहे 10 रुपए किलो भी आप खरीदते हैं तो टमाटर का केचप जो है वो 150 रुपए किलो से कम नहीं बिकेगा। फल यदि आप 15 से 20 रुपए किलो खरीदते हैं तो फ्रूट बार, फ्रूट जूस, फ्रूट जैम, फ्रूट चाट, इनकी सबकी कीमत जो है 285 रुपये। सोचिए कितना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसको आप देखिए जी। ध्यान से। धनिया है, धनिया यदि आप 80 रुपए किलो बाजार से खरीदते हैं तो ये आपका 200 रुपए किलो से पिसने से कम पे पिसने के बाद नहीं बिकने वाली, इससे ऊपर ही बिकेगी। आप मल्टीप्लीकेशन देखिए 2.5 टाइम्स। हल्दी है 65 किलो, 65 रुपए किलो, 75 रुपए किलो, 55 रुपए किलो पे भी आती है, लेकिन इसका हल्दी पाउडर जो है वो 200 रुपए किलो से कम नहीं बिकता बाजार में। इसी तरीके से मिर्च में भी आप देख सकते हैं 1.5 गुना मल्टीप्लीकेशन है। काली मिर्च में भी 1.5 गुना 3 गुना मल्टीप्लीकेशन है। सब्जियां 10 से 12 रुपए किलो जो है वो व्यापारी खरीदता है, और हमें जो है ये 100 रुपए किलो तक मिलती है। 100 रुपए किलो में कम बोल रहा हूँ, आज की डेट पे इससे भी ऊपर है कई एक सब्जियां। प्याज मंडियों में बहुत सस्ता बिकता है, ये 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए किलो तो यहाँ बहुत ज्यादा एस्टिमेट किया गया है। लेकिन यदि इसी को आप डिहाइड्रेट करके कहीं बाहर भेजना चाहें तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर्टिकुलरली खाड़ी के देशों में डिहाइड्रेटेड अनियन की बहुत डिमांड है। अब हम देखिए कि खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग है, उनमें हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम एक अच्छी हार्वेस्टिंग उचित समय पे करें। जी। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करें, क्लीनिंग, ग्रेडिंग जो अभी बोला गया है। प्री कूलिंग और वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रेन्स में क्लीनिंग होती है, वैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल में वॉशिंग होती है। कूल और कोल्ड स्टोरेज बहुत आवश्यक है फ्रूट एंड वेजिटेबल में। हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस में बहुत ही ज्यादा तरक्की हुई है, बहुत ही आगे बढ़ा, उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है। सेफ हैंडलिंग एंड पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। हैंडलिंग सेफ इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि फ्रूट्स को और आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डैमेज ना हो। पैकेजिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ तरीके से अट्रैक्टिव रूप में आपके टारगेट कस्टमर तक पहुंचे। ट्रांसपोर्ट सेफ होना जरूरी है, और फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन जरूरी है। मैं अब आपको कुछ छोटी छोटी मशीनें बताऊंगा जिसके आधार पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। ये वो मशीनें हैं जो कि हमारे यहाँ डेवलप हुई हैं, और भी जो मशीनें उनके बारे में भी हम आगे बातें करेंगे। ये एक छोटी सी मशीन है, सिंघाड़ा छीलने की मशीन। जबलपुर क्षेत्र के आसपास सिंघाड़ा बहुत होता है। ये मैनुअल ऑपरेटेड मशीन है। इसकी कीमत आपने देखा होगा महज 1000 रुपए है। इसकी क्षमता जो है वो 99% तक है, और 60 किलो सिंघाड़े की गोटी निकालने में सक्षम है। सिंघाड़े की गोटी निकालने के बाद उसकी कीमत जो है वो 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है। बहुत छोटा सा ऑपरेशन, कोई बहुत महंगी चीज नहीं। फिर ये उसी की पावर ऑपरेटेड यूनिट है, इसको आप मोटर से चलाते हैं, सेम यूनिट है। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें पर यूनिट टाइम आपका प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, आपकी आय और अधिक बढ़ेगी। यहाँ आपने 1000 रुपये लगा रखा था, यहाँ आप 24,000 रुपये लगा रहे हैं, आपको वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा आपका। फिर ये हरी मटर छीलने की एक मशीन बनाई गई है जबलपुर में, ये बहुत अच्छी मशीन है। इसमें भी समझिए 60 किलो प्रति घंटे तक की हरी मटर छीली जा सकती है। क्षमता इसकी 98% है, कीमत इसकी 12,000 है। ये बहुत अच्छी मशीन है। एक आध दो होटल वाले हमारे यहाँ से ले गए हैं तो आज तक लौटाते नहीं, हम मांग मांग के हार गए, उन्हीं को लौटाते हैं। बहुत सारी मशीन हमारे बहुत काम की। फिर ये एक जो चने के बूट से उसकी जो घिंटी निकालने की एक मशीन है, ताकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का वॉल्यूम कम हो जाए, अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट की जा सके। हरे चने के लिए है। इसकी क्षमता 100 किलो प्रति घंटे है। इसकी दक्षता 98.8% है। कीमत बहुत अधिक नहीं है, 10,000 रुपये कीमत है इसकी। फिर ये देखेंगे आप, फ्रूट ग्रेडर है, छोटी सी मशीन है, इसमें कुछ नहीं है। ऊपर एक ट्रे है, उसमें आपको किसी भी स्फेरिकल गोलाकार फ्रूट को डाल देना है, और नीचे वो 4 अलग अलग बाल्टियों में साइज के आधार पे ग्रेड होकर के इकट्ठा हो जाता है। इसमें कोई मोटर भी नहीं है, कोई बिजली का खर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं। बस आपको ऊपर से डालते जाना है, और नीचे बाल्टियां जब भर जाए तो उन्हें अलग करते जाना है। इसमें आप आलू, प्याज, संतरा, मौसमी, टमाटर, कुछ भी आप इसमें ग्रेड कर सकते हैं जो उसमें लुढ़क के आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो। ये कुछ टेक्नोलॉजियां हैं जिसमें कि आपने देखा होगा, छोटा सा ड्रम बना हुआ है। ड्रम में आज चारों तरफ कुछ छेद लगे हुए हैं। इसके ऊपर से एक पाइप निकला हुआ है जो कि मिट्टी के बर्तन के नीचे से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो ड्रम है, इसमें नीम के पत्ते को डाल करके धीरे धीरे आग सुलगाई जाती है। धीरे धीरे नीचे के वेंट खोलते जाते हैं, बारी बारी से नीचे से ऊपर आते जाते हैं। नीम धीरे धीरे जलती है, धुआं होता है, नीम का धुआं निकलता है।
इस जो मिट्टी का पात्र है इसमें हम अनाज भर देते हैं। फिर अनाज भरने के बाद धुआं जब इसके नीचे से होकर ऊपर से निकलने लगता है, इसका ढक्कन लगा के इसे सील कर देते हैं, धुआं डालना बंद कर देते हैं, दोनों तरफ सील कर देते हैं, और आपका अनाज जो है कम से कम 1 साल के लिए सुरक्षित हो जाता है। ये एक छोटी सी मशीन है, हैमर मिल है, इससे आप बहुत काम कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं का दलिया बनाना, हल्दी से पिसी हल्दी बनाना, धनिया पीसना, जीरा पीसना, बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये बड़ी छोटी सी यूनिट होती है। ये कुछ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट हैं जो कि मिलेट्स के बहुत अच्छे बनते हैं। मिलेट्स के एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट जो है वो आजकल बाजार में जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट हम खाते हैं, जैसे कुरकुरे कहते हैं, चावल और मक्के के होते हैं मेनली, लेकिन कोदो और कुटकी वगैरह के जो मिलेट्स हैं ये उनसे ज्यादा पफी होते हैं और ज्यादा टेस्टी होते हैं। ये सब कुछ प्रोसेस मेथड है। अब मैं कुछ सोयाबीन के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा सोयाबीन राज्य है, तो सोयाबीन से दूध बनाना बहुत अच्छी तकनीक है। सोयाबीन से दूध बना के बहुत अच्छा एक छोटा सा उद्योग लगाया जा सकता है। जबलपुर में भी हैं 2-3 उद्यमी जो कि हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके गए हैं, सोयाबीन से दूध बनाते हैं। सोयाबीन से दूध, जैसे कि आपको पता होगा, 1 किलो सोयाबीन से 6 से 8 लीटर दूध आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये दूध सिंथेटिक दूध नहीं होता, बहुत हेल्थी दूध होता है, वेजिटेबल मिल्क है। टेस्ट की बस दिक्कत है, बाकी अदरवाइज मिल्क बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। वो दूध गाय के दूध की तरह होता है। इससे आप दही बना सकते हैं, इससे आप श्रीखंड बना सकते हैं, इससे आइसक्रीम बना सकते हैं, इससे आप टोफू बना सकते हैं, जिसे पनीर कहते हैं। हम लोगों ने इसमें कुछ थोड़ा सा भैंस का दूध मिला करके टोफू बनाया था, तो इसका जो पनीर था वो बहुत टेस्टी हो गया था, वो बेटर देन मिल्क पनीर से अच्छा हो गया था। फिर एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यूनिट होती है, ये भी बहुत छोटी सी यूनिट आप ये लगा सकते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल फिलिंग मशीन, ये भी बहुत अच्छी यूनिट होती है। फिर जैसे कि एक सीफेट जो अभी हालांकि रंजीत सिंह जी इसमें बैठे हुए हैं, वो बताएंगे आपको। एक सॉर्टर है जो कि टमाटर या स्फेरिकल फ्रूट के लिए उन्होंने बनाया है। ये भी 335-25 किलोग्राम प्रति घंटे तक की कैपेसिटी है, 25,000 रुपए इसकी कीमत है। फिर फ्रूट वॉशिंग मशीनें आती है जिनमें कि आप फ्रूट्स की वॉशिंग कर सकते हैं, किसी भी फर्दर प्रोसेसिंग के पहले वॉशिंग करना होता है। डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट थोड़ा रोकना चाहता हूँ। बोलिए। जो आपने मशीनें बताई हैं, हमारे किसान भाई या जो भी हमारे एंटरप्रेनर्स बैठे हैं, उनको ये भी बता दें कि किन पर कौन कौन सी मशीनें इस स्कीम में सम्मिलित हैं, ताकि इस स्कीम का फायदा उठाने में उन किसानों को, इन समूह को, एफपीओस को थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए, वास्तव में कौन कौन सी मशीनें शामिल हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है। ये जानकारी शायद आपको संचालनालय वालों से ज्यादा अच्छी मिलेगी। अच्छा, चलिए ठीक, चौधरी साहब बीच बीच में देते रहेंगे जानकारी। जो मशीनें, हम लोग उस कार्यक्रम में उन्हीं मशीनों पे ज्यादा चर्चा करना चाहेंगे जिन पे इसमें स्कीम में जो मशीनें सम्मिलित हैं। अच्छा, चलिए, जो प्रसंस्करण से संबंधित जो मशीनें हैं वो मैं बता रहा हूँ। अनुदान तो एक छोटा सा पार्ट होता है किसी भी उद्योग को स्थापित करने का। एग्जैक्टली। कोई आवश्यक नहीं कि किसान भाई कोई उद्योग लगाना चाहे तो उसमें सरकारी अनुदान हो तभी लगाए। बिना अनुदान के भी सफल उद्योगों को लगाने के लिए किसान भाइयों को आगे आना चाहिए। जो फसल उनकी है वो फसल आवश्यक नहीं है कि किसान वो सरकार को कोई ऐसी मशीन को सब्सिडी दे रही हो जो घरेलू मशीनें हैं वो। हाँ जी। तो चलिए अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये प्री कूलिंग है। कोई भी फसल जो खेत से आती है, पहले जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होती है उसको पहले प्री कूल करना पड़ता है ताकि उसे हम आगे प्रोसेस के लिए रेडी करें। ऐसे एक इवापोरेटिवली कूल्ड चैम्बर होता है, ये भी सीफेट लुधियाना द्वारा बनाया गया है। एलोवेरा आजकल बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में, हेल्थ प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ा है। एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्टर मशीनें आती हैं, इनको लेकर के जेल को पैक करके बेचा जा सकता है। बड़े अच्छे उद्योग होते हैं। सीताफल की भी पीलिंग मशीन आ गई, ये भी सीफेट द्वारा बनाई गई मशीन है। इसका इन्होंने हालांकि जो प्रोडक्शन के अथॉरिटी है वो उन्हीं की किसी कंपनी को दे रखा है। ऐसे सीताफल का पल्प निकलता है, इससे आइसक्रीम वगैरह आजकल बहुत बन रही है। जी। टमाटर की क्रशिंग करके प्योरी बनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं बाजार में, इनको भी ट्राई किया जा सकता है उद्योग स्थापना के लिए। लहसुन का उद्योग स्थापना करने के लिए 3 मशीनों का सेट है। ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा बनाया गया है। मैं किसान भाइयों की जानकारी में लाने के लिए इसे लेके आया हूँ। इस मध्य प्रदेश में काफी बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे लहसुन का उत्पादन होता है।
तो इसमें लहसुन की कली से छोड़ लहसुन के बल्ब को तोड़कर कलियां बनाना, कलियों को छीलना और फिर छीलने के बाद से फ्लेक बनाना, तीनों मशीनें हैं, तीनों मशीनों का पूरा पैकेज है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कई तरह के फल और सब्जियां हैं, और जिससे कि एक मोटा अनुमान है कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे सीधे सीधे 2 लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से 6 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और हमारा जो प्राइमरी प्रसंस्करण है उससे वैल्यू एडिशन भी करके बहुत अच्छे से हम किसान भाई लाभ ले सकते हैं। मैं थोड़ा फेयर एवरेज क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा। अब एक बार उस पर आ जाते हैं, शुरुआती जो आइटम था। फेयर एवरेज क्वालिटी मूलतः 3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो जो अनाज होता है उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए। यदि कुछ मिट्टी वगैरह का अधिक मिश्रण है तो वो आपका FAQ में रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसकी नमी स्टैंडर्ड के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आप समझिए कि अधिक से अधिक 16% से अधिक यदि नमी है तो वो रिजेक्ट होने की संभावना है। किसान भाइयों से सलाह है कि एक छोटा सा मॉइस्चर टेस्टर अपने पास रखें। मॉइस्चर टेस्टर बहुत सारे कैपेसिटर टाइप आजकल बाजार में है जो इंस्टेंट नमी बताते हैं। तो होगा क्या कि आप अपना पूरा का पूरा फसल लेकर के वहां जाएंगे मंडी में, और आपका फसल जो है वहां रिजेक्ट कर दी गई यदि मॉइस्चर लिमिट के बाहर रहा तो किसान भाइयों को चाहिए मॉइस्चर टेस्टर ले लें। क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट जैसा इन्होंने बोला है कि हर एक कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर में होना जरूरी है। तो क्लीनर ग्रेडर होने से एक तो मिक्सचर की सफाई हो जाती है, और फिर 1000 ग्रेन वेट जिसे कहते हैं घनत्व, अनाज सॉलिड वाला अनाज उसमें होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट इन्फेस्टेड अनाज यदि होगा तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यदि हम किसी भी अनाज के लॉट को स्पेसिफिक BOP सेपरेटर से पास करते हैं तो ये दिक्कत खत्म हो जाती है। और इसके अलावा एक बड़ा आसान सा तरीका होता है कि जो चीज देखने में ऐसा न लगे कि अनाज को पानी लगा हुआ है, पानी लगा होता है तो अनाज की चमक चली जाती है। तो इनके हर एक ग्रेन्स के लिए इनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लिमिट्स हैं, जो कि कोई किसान भाई चाहे तो उन्हें मैं उपलब्ध करा दूंगा। और उसका यदि ख्याल करें तो आप किसी भी किसान भाई सबसे अधिक आवश्यक यूनिट जो है वो क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट ही होती है। वो चीज सभी किसान भाई के पास होना चाहिए। और इसके साथ ही मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही है। सचिन जी आप आगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने विभिन्न तरह के जो संयंत्र बताए हैं, छोटे बड़े सभी तरह के आपने संयंत्रों पे प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से हमारे कृषक भाइयों को ये वो जो यंत्र हैं छोटे छोटे से, ये अपने घर में लगाएं और जिससे आप अपने मूल्य संवर्धन कर सकें। तो मैं अब हमारे अगले वक्ता डॉक्टर रंजीत सिंह साहब, जो आज पंजाब लुधियाना से हमारे बीच में हैं, सिपेट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देंगे। रंजीत सिंह साहब से मैं निवेदन करूंगा। और मध्य प्रदेश के भोपाल में CII में काफ़ी सालों तक आपने काम किया है, खाद्य प्रसंस्करण पर, इंक्यूबेटर्स पर। तो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको सभी साथियों को हमारे डॉक्टर रंजीत सिंह साहब देंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, आप अपना प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, आपने मुझे मौका दिया कि हम अपनी सिपेट की टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाएं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे MP के सारे किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। और आप लोग बहुत अच्छा खेती करते हो, बहुत अच्छे से मुझे पता है। मैं 14 साल वहीं रहा तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा MP, और वहाँ के किसान भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कृषक जगत ने जो ये सचिन जी ने जो ये इनिशिएटिव्स लिया है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो साथियों शुरू करते हैं। मैं ICAR सिपेट के पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के बारे में और एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन के बारे में आपसे बात करूंगा। साथियों सिपेट शायद आप लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी ये जान लें कि ये ICAR का एक इंस्टीट्यूट है जो पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन और एंड फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम करता है और हमारे किसानों के लिए काम करता है। और इस क्षेत्र में अगर कोई उद्योग धंधा, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी लेनी हो तो आप हमारे सिपेट से जरूर कांटेक्ट करिए। हमारे 5 डिवीजन हैं साथियों। एक नया डिवीजन अभी जुड़ गया है, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर्स का है, फूड ग्रेन्स का है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डिवीजन है, सेंसर पर भी हम लोग नया काम शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास 2 पर है और प्लास्टिक इंजीनियरिंग के ऊपर है।
तो ये सारी एक ब्रीफ जानकारी थी आप सभी के लिए। तो मैं एक संक्षिप्त में बता दूं कि आईसीआर सीफेट ने कई टेक्नोलॉजीज जो हैं कमर्शलाइजेशन के लिए डेवलप की हैं, जिसमें 40 मशीनरीज हैं, 12 के लगभग हैंड टूल्स हैं, 20 के लगभग प्रोसेसेस हैं और 14-15 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो अभी रेडी फॉर कमर्शलाइजेशन है, आप लोग ले सकते हैं। तो मैं कुछ प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि सीफेट में क्या क्या होता है और आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि अनार से दाने निकालने की मशीन हमारे पास उपलब्ध है। आप इस अनार से दाने निकालने के लिए बड़ी ही इफिशिएंट मशीन है, बहुत ही अच्छी है। ये एक टेक्नोलॉजी पद्मा टेक को दी हुई है, जो कि पुणे में है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। और इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो अनार के दाने मशीन के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो वो आप मुझसे, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लीचिंग पीलिंग की मशीन भी है, किस तरह से हम लीची को पील कर सकते हैं, हटा के गुद्दा बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए भी मशीन सीफेट ने बनाई है। ऑटोमेटिक कस्टर्ड एप्पल के बारे में भी आपको पता ही है, मोहन सर ने भी बताया है आपको। ये भी मशीन हमने बनाई है, ये भी हमने पुणे की फर्म नेक्सा जेन को दिया हुआ है, वहां से भी आप ले सकते हैं। और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस मशीन के बारे में, किस तरह से कस्टर्ड का पल्प जो है फ्रूट्स से निकाला जाए, जिसका कि आजकल गल्फ में बहुत ही ज्यादा डिमांड होता है आइसक्रीम इंडस्ट्रीज जी के अंदर। और मुझे ये भी पता है कि एमपी में आप लोग बहुत अच्छा कस्टर्ड एप्पल उगाते हो, पैदा करते हो, और वहां पर ये बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी हो सकती है। मखाना पॉपिंग की बात करें तो हमने इंडिया भर में एक बहुत अच्छी कंप्लीट पायलट प्लांट बनाया है मखाना प्रोसेसिंग के लिए। इसके बारे में भी आपने मखाना बनाना है तो एमपी में भी आजकल जो छत्तीसगढ़ में अब मखाना पैदा हो रहा है, आप लोग भी अपने एरिया में ट्राई कर सकते हैं। और इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप सीफेट से बात करें, आप हमसे मिलें, इसकी विस्तृत जानकारी हम मखाना से कैसे बनाएंगे, मखाना बनाएंगे, हम आपको देंगे। बनाना कॉम कटर है, केले के छिलके गद को काटने के लिए एक मशीन बनाई गई है। मछली की डी स्केलिंग के लिए भी एक मशीन बनाई गई है, कि मछली का उद्योग भी एमपी में हो सकता है। लाइफ फिश कैरियर सिस्टम है, जो कि जिंदा मछली को कैसे हम लोग तालाब से बाजार तक लाएंगे ताकि वो जिंदा रहे, जिससे उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। मखाना खीर की टेक्नोलॉजी है, मखाना से मखाना खीर कैसे बनाएंगे, और ये पैकेट है, जस्ट आप खोलो, गर्म पानी में डालो और आपका मखाना खीर तैयार है। तो इस तरह की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी आप डेवलप कर सकते हो। प्रोटीन आइसोलेट्स एंड कंसंट्रेट्स की एक बहुत अच्छी दुनिया है साथियों। आप लोग जो डी ऑयल्ड केक सोयाबीन से निकालते हो, उसमें 80% प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक नई तकनीक के द्वारा, और जो कि पहले वेस्ट हो जाता था, एनिमल फीड में कम कीमत पे जाता था। तो अब वो प्रोटीन जो है आप उसके केक से निकाल करके और उससे एक अच्छा उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हो, जिसके अंदर 90% प्योर प्रोटीन का कंटेंट होता है। और ये आपके लिए बॉडी बिल्डर्स जो जिम में बच्चे जाते हैं और जिनको थोड़ा सा शारीरिक प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। इसका पायलट प्लांट भी हमारे पास उपलब्ध है। और उसके साथ साथ पैक्टिन के लिए एक्सट्रैक्शन का, जैसे सिट्रस पील्स होते हैं, उसमें से हम लोग पैक्टिन निकालते हैं, जो पैक्टिन हमारे बिस्किट इंडस्ट्री में, केक इंडस्ट्रीज में, बेकरी में बहुत यूज होता है। तो वहां से उस तरह से भी हम लोग एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इस पर भी काम चल रहा है, अभी पूरा सफल नहीं हुआ है हम लोग, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसमें कोई जानकारी चाहे तो आप हमसे सीफेट से कांटेक्ट करें। फ्रूट बार बनाने की बात अगर करें तो पहले कन्वेंशनल मेथड हुआ करता था, लेकिन अब रिफ्लेक्टेंस विंडो मेथड है, इसमें से इनडायरेक्ट हीटिंग करके हम लोग एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जो है फ्रूट बार, जैसे अमरूद का फ्रूट बार बनाना हो, आम का बनाना हो, और भी कितने जितने भी फ्रूट्स हैं जो हमारे एमपी में होते हैं, उनसे आप एक बहुत अच्छा बार बना के, कट करके, पैक करके बाजार में भी बेच सकते हैं और उसका मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं। चिल्ली डी स्टॉकिंग मशीन है साथियों, एक ये भी मशीन बनाई है बहुत रिसेंटली अभी, जिसमें से कि चिल्ली जो होता है, लाल मिर्च, उसकी डंडी को काटने की मशीन है। क्योंकि जब मसाला पीसते हैं तो वो डंडी भी साथ में पिस जाती है, जिससे कि उस मसाले का क्वालिटी थोड़ा डिटोरिएट हो जाता है। तो अगर हम उसका पहले ही डंडी काट के अलग कर दें तो एक बहुत ही अच्छी लाल मिर्च हमारे का पैदा हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास उपलब्ध है, इस मशीन की जानकारी भी आप हमसे ले सकते हैं। ग्रीन पी के लिए भी, हरे मटर के दाना निकालने के लिए भी एक मशीन बनाई है में, वो भी बहुत अच्छी है। 90 से 95% जो है इसकी इफिशियंसी है, डैमेज भी 2 to 3% है। तो ये भी इसके बारे में भी आप हमसे मिल सकते हैं, जान सकते हैं। मीट से मीट बॉल बनाने की मशीन भी है, जो लोग मीट से रिलेटेड कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी थोड़ा बहुत काम हमारे सीफेट में होता है। तो उसके बारे में भी अगर कोई जानकारी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है मीट से, या मीट का बॉल बनाना है,
या मीट से रिलेटेड कोई और भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक माई सीफेट का ऐप भी है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से और भी सीफेट की गतिविधियों की जानकारी आप ले सकते हैं कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या करते हैं। और साथ ही साथ साथियों, कोविड के दौरान हम लोग ने कुछ और भी टेक्नोलॉजीज छोटी छोटी जो बनाई है। हैंड डिस्पेंसर है जिसमें यूवी लाइट देकर के कैसे हम लोग डिसइंफेक्ट करेंगे, और एक फल और सब्जी को धोने के लिए एक ओजोसी मशीन भी बनाई है कि इसको किस तरह से बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री कर करके उसके सरफेस का केमिकल निकाल करके एक सेफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैसे प्रोसेस फर्दर कर सकते हैं, इसके लिए भी छोटी सी मशीन है। हम लोग मीडिया में भी साथियों बहुत रहते हैं। आप देखो हमारी सारी ट्रेनिंग्स है जो उद्यमियों के लिए हम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कोई मशीन बनाते हैं। हर लैंग्वेज में हम लोग टीवी चैनल्स पर भी होते हैं, मीडिया में भी होते हैं। साथियों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास एक पोस्ट हार्वेस्ट मशीन टेस्टिंग का एक सेंटर भी है जिसको कि हम PHMETC सेंटर कहते हैं। तो अगर आपकी कोई मशीन है जिसको आप इस अपने इस सिस्टम में लाना चाहते हो, जो अभी सर राजीव चौधरी सर ने बात करी है, तो वो सर्टिफाइड मशीन अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो तो आप सीफिट से कांटेक्ट करो। हम आपकी मशीन को टेस्ट करेंगे, आपको टेस्ट रिपोर्ट देंगे और आपको फिर फर्दर उस सिस्टम में आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये सुविधाएं भी उपलब्ध है सीफिट में। मखाना प्रोसेसिंग के पायलट प्लांट की बात की, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम थोड़ी सी बात एग्री बिजनेस और उससे इंक्यूबेशन सेंटर की कर लेते हैं साथियों। एग्री बिजनेस क्या है कि किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेकर प्रोसेस करके अगर कोई उद्यम हम लगाते हैं तो उसको हम एग्री बिजनेस कहते हैं। और अगर उसमें कोई सिखलाई या कोई इंक्यूबेशन लेना है तो उसके लिए हमारे पास एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो ICR सीफेट लुधियाना में लगाया गया है, नई दिल्ली के द्वारा, ICR के द्वारा। तो इस एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में आप आ सकते हैं, आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, इंक्यूबेशन ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रोडक्ट है जिसको आप बनाना चाहते हैं और जिसको बना के आप एक बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, पर वो सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो उस कंडीशन में उस समय आपने सीफिट से कांटेक्ट करना है, अपने मन की बात सीफिट को बतानी है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। तो वो सीफिट आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पूरी हेल्प करेगा। आपके आपके पूरी टेक्नोलॉजीज को बनाने में उसमें क्या क्या मशीनरी लगेगी आपको हम यहाँ सिखाएंगे, हम यहाँ आपको रखेंगे, आप यहाँ से अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे सीफिट में है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं साथियों? इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट देते हैं, फंडिंग के बारे में हम बताते हैं और हम लोग मेंटरशिप भी करते हैं। मेंटरिंग करना मतलब आपको एक अपने संरक्षण में रख के आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, उसको बेचने के लिए, उसको कमर्शलाइज करने के लिए, एक उद्यम लगाने के लिए हम आपको सारी गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है सीपेट में। ये हमारी 22 टेक्नोलॉजीज है जो इंक्यूबेशन के अंदर आती हैं, इनको भी आप ले सकते हैं साथियों। आप देख लेना, आप सीफिट से कांटेक्ट कर लेना। सीफिट की वेबसाइट www.cfit.in पे सारी सुविधाएं इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, आप वहां पर भी जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ग्राउंडनट, पनीर, दूध और कर्ड की टेक्नोलॉजी है। दाल मिलिंग पायलट प्लांट से हमारे पास, राइस मिलिंग, चिली पाउडर प्यूरी टेक्नोलॉजी, कुरकुरे पास्ता, गार्लिक प्यूरी पाउडर पेस्ट, ग्रीन चिली प्यूरी पाउडर पेस्ट, लाइव फिश कैरियर सिस्टम और इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ साथियों, अगर आपके मन में या आपका अपना भी कोई प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए भी आप सीपेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए भी आपकी हेल्प कर देंगे। ग्राउंड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आप देख सकते हैं, ये APC भी है हमारा, किन्नू प्रोसेसिंग का प्लांट है, कुरकुरे है, पास्ता है बनाने की टेक्निक है, सनफ्लावर डी हलिंग की टेक्नोलॉजीज हैं। मिनिमल प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी एरिया है जहाँ पर जैसे अभी सर ने बताया, मोहन सर ने काफी अच्छे से बताया है कि हम लोग मिनिमल प्रोसेसिंग को भी लेकर के एक बहुत ही अच्छा उद्योग धंधा हम लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड का समय है। कोविड का समय से अभी हम लोग बाहर निकल ही रहे हैं और आजकल की किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाजार से फल सब्जी लाए, वो काटे, धोए और बनाए। तो आजकल आप इसका फायदा उठाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। मिनिमल प्रोसेसिंग में से फलों सब्जियों को केवल काटना होता है, धोना होता है और पैक करके मॉल में देना होता है। तो सुपर मार्केट में दे दीजिए। MP में बहुत अच्छे अच्छे बाजार हैं, आपके इंदौर में बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया मार्केट है, और आपके मध्य प्रदेश में, MP में, हमारे भोपाल में बहुत अच्छा मार्केट है। वहां पर आप पैक प्रोडक्ट अपना दीजिए
और इसकी शेल्फ लाइफ 1-2 दिन होती है, वो उसी हाथों हाथ बिकेगा और आपको इसका मूल्य संवर्धन का पूरा लाभ मिलेगा। तो देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप लोग सोचिए। इंडिविजुअल पैकेजिंग है, आप श्रिंक पैकेजिंग करके भी अपने प्रोडक्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं। टोमेटो प्रोसेसिंग की, चिली प्रोसेसिंग की, फ्रूट जूस एक्सट्रैक्शन की, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे सीफिट में होता रहता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बेल से बेल का गुद्दा कैसे निकालना है, उसके लिए भी मशीन है। और हमारे मकई से कैसे हम लोग मफिन्स बनाना है, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आजकल एक व्हीट एलर्जी की बीमारी हमारे देश में चल रही है, ये नॉर्थ साइड में ज्यादा है व्हीट एलर्जी की प्रॉब्लम, तो हम लोग उसमें कणक नहीं खा सकते, गेहूं नहीं खा सकते हैं। उसके लिए हमें मकई से बने हुए प्रोडक्ट जो है मक्का, वो बहुत अच्छा होता है। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स की भी एक नई दुनिया है, आप उसमें भी आ सकते हैं और ग्लूटीन फ्री प्रोडक्ट्स भी बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। ये कुरकुरे है, ये आप बेर है, बेर को भी आप कैंड बेर बना सकते हो, पैक कर सकते हो। ये गुआवा से, अमरूद से देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है, कैंडीज और ये बार बनाया हुआ है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। हमारे कई एंटरप्रेन्योर ये काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा कुछ सोचो, आप लोग भी बनाओ और अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करो और उसको बेचो। ये अनारदाना की हजमा हजम की एक दवाई बनाने के लिए पाउडर है, और उसके हर एक मतलब अनार के जूस निकालने के बाद जो बच जाता है उसका भी आप यूज करके आप उसका प्रोडक्ट, उसकी जेलीज बना सकते हैं। आप ये देखिए उसके रिंग्स काट के बेर को किस तरह से कटिंग करके आप और उसको कैनिंग करके आप इसको 6 मंथ्स के लिए रख भी सकते हैं, प्रिजर्व बना सकते हैं। हरी मिर्च से कैसे प्यूरी पाउडर पेस्ट बनाना है, उसकी टेक्नोलॉजीज भी है। एमपी में बहुत मिर्च होती है, आप लोग उस एरिया में भी सोच सकते हो। हमसे ट्रेनिंग लेके, हमसे इंक्यूबेशन लेके आप अपना उद्योग धंधा खुद का लगा सकते हो। ये देखिए मीट में अगर हम बात करें तो उसमें सब्जियों को मिला करके किस तरह से फोर्टिफाई करके आप उसकी वैल्यू को बढ़ा के आप कर सकते हैं। एनिमल फीड प्लांट का बहुत अच्छा काम है। आप लोगों ने वहां भी जानवर रखे होंगे, तो ये एनिमल फीड हमारे पास वेस्ट जो है, आलू का वेस्ट और भी कई वेस्टेज होती हैं, जो खल वगैरह जो आप वेस्ट फेंक देते हो, उसको लेकर के एनिमल फीड का बिजनेस भी कर सकते हो। और प्लांट लगा करके जी। वहां पर उद्योग धंधा शुरू कर सकते हो। मखाना प्रोसेसिंग प्लांट, ये सब पिक्चर्स हैं जो हम आपको बता देंगे। कुछ हमारे इंटरप्रेन्योर से अनीता जी हैं जिन्होंने मखाना लेकर के, रेणु मिश्रा जी हैं मखाना लेके, सरबजीत कौर है जिन्होंने कि ग्राउंड नट मिल्क लेके बहुत अच्छी इंडस्ट्री जो है जलंधर में लगाई है और बहुत पैसे ये कमा रहे हैं। ये कनाडा में थे पहले, वहाँ छोड़ छाड़ दिया सारा अपना बिजनेस और यहाँ पंजाब आ गए और यहाँ इन्होंने ग्राउंड नट को लेकर के आगे बढ़े हैं। सोयाबीन्स के लिए इन्होंने एमपी में भी ट्रेनिंग ली थी हमारे सीआई भोपाल से। तो आप उद्यमी भी, आप लोग भी एमपी में भी रह करके वहाँ के सोयाबीन के प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हो। ये श्रुति जी हैं जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज है जो आपके लिए है, जो आपको इनकरेज करेंगी। ये हम लोग कई एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं, इसकी कुछ ग्लिम्सेस हैं। स्कूलों में भी जाते हैं, सिलाई सेंटर में भी जाते हैं, उद्यमियों के बीच में जाते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे आपने आगे बढ़ना है। ये सारी फोटोग्राफ्स उन्हीं चीजों की हैं। हम लोग राधा मोहन सिंह जी को भी हमने हमारे इंटरप्रेन्योर से मिलवाया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट सर को दिखाए। और इधर आप देख सकते हैं नरेंद्र तोमर जी जो हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, उनको भी हम लोगों ने अपने इंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्ट दिए। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है सीपेट के टेक्नोलॉजीज को और उनके प्रोडक्ट्स को। तो आप लोग भी एक सफल उद्यमी बन सकते हो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग भी आगे आइए, हमारा कुछ लिटरेचर है वो भी आपके लिए उपलब्ध है। मैंने पोस्ट हार्वेस्ट टेस्टिंग सेंटर की बात कर ली है, ये आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी आके आप अपनी मशीन टेस्ट करवा सकते हो। धन्यवाद। मेरा फोन नंबर नीचे लिखा है, पर्सनल फोन नंबर है, आप मुझे फोन करो और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट ले सकते हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजीत साहब, आपने जो सारगर्भित अपना प्रेजेंटेशन दिया है, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथियों, चूंकि समय की सीमा थी, डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया आप शायद ठीक से नहीं देख पाए होंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ाया गया था ये प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये कृषक जगत के फेसबुक पे भी रिकॉर्डेड रहेगा और कल से ये कृषक जगत के यूट्यूब पे भी
रिकॉर्डेड आ जाएगा, तो वहां आप अपनी सुविधा अनुसार इत्मीनान से ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। और मैं डॉक्टर रंजीत साहब से निवेदन करूंगा कि आप जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है आपके यहाँ आयोजित, तो उसकी जानकारी आप हमें देते रहें, ताकि हम कृषक जगत के माध्यम से अपने लाखों पाठकों तक ये जानकारी भी पहुंचाते रहें। और फिर कभी आपसे किसी और वेबिनार पे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, अब समय आ गया है हमारे इन सब मशीनों के वित्त पोषण करने वाले रविंद्र गुर्जर साहब का, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर बैंकिंग शाखा देखते हैं और लोकल हेड ऑफिस भोपाल में बैठते हैं, जहां से मध्य प्रदेश और शायद छत्तीसगढ़ भी वहां से केंद्रित होता है। तो मैं गुर्जर साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन दें और हमें वित्त कैसे ऋण पोषित हो सकता है और क्या समस्याएं आती हैं, उन सब के बारे में व्यवहारिक कठिनाइयों को भी दूर करें। जी गुर्जर साहब, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर, स्कीम जो चौधरी साहब ने, पोरवाल सर ने काफी अच्छे से डिटेल में स्कीम को बताया है। तो मैं चाहूंगा कि बैंकिंग से रिलेटेड जो पक्ष है उसके बारे में चर्चा करें। जी जी बिल्कुल सर, इस स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। जैसे चौधरी सर ने बताया था, कस्टम हायरिंग सेंटर पहले डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की थी, उसमें भी बैंकों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और इस साल उसमें कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्कीम को भी ऐड किए हैं। जी। इस स्कीम से न सिर्फ फार्म मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है, जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि कोविड के दौरान भी जब फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी, मार्च के दौरान या पिछले सेकंड फेज के दौरान, उस समय भी फार्म मैकेनाइजेशन होने के कारण उतना दिक्कतें नहीं आई और बड़े आसानी से किसानों ने अपना सुचारू रूप से पोस्ट हार्वेस्टिंग का काम किया। जी। इस स्कीम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव स्कीम्स के अंतर्गत एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है। उस स्कीम में भी कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर और कस्टम हायरिंग सेंटर दोनों ही स्कीम्स को ऐड किया जा रहा है। उसमें ऐड होने के कारण किसानों को इंटरेस्ट ब्याज में छूट भी मिल रही है। इंटरेस्ट सब्वेंशन का बेनिफिट है 3% का, और क्रेडिट गारंटी जो है, जिन किसानों के पास बैंक को सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, जैसे कि आरबीआई के निर्देशानुसार 1,60,000 से ऊपर के ऋण पर बैंक को कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता रहती है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम में अब 2 करोड़ तक के लोन के लिए किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, और सीजीटीएमएससी संस्था के द्वारा क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है बैंकों को, ताकि बैंक उसको आसानी से स्वीकृत करें। तो इस स्कीम में सबसे पहले विभाग के द्वारा जब भी ऐड निकाला जाता है एग्री इंजीनियर डिपार्टमेंट के द्वारा, फिर उन्हें एमपी ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना है। अप्लाई में जो भी फार्मर्स चयनित होंगे उनको एआईए पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे, और वहां पर जिस बैंक का वो चयन करेंगे उस बैंक को भी उनका डिटेल दिखेगा। क्योंकि सभी चीजें सबमिट नहीं होती हैं, इसलिए उनको कोटेशंस, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी और विभाग से उनका चयन हुआ है इसके संबंध में लेटर लेकर के संबंधित शाखा में पेपर सबमिट करने रहते हैं। जब पेपर सबमिट होते हैं, पेपर सबमिट होने के बाद ब्रांच उनका केवाईसी चेक करता है, उनका सिविल पुराना कोई डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं है, सिविल चेक करेगा। उसके बाद वो जहां पर भी सेंटर स्टैब्लिश करने वाले हैं उसका एक प्री सैंक्शन सर्वे होता है, स्थल ऋण स्वीकृति पूर्व स्थल निरीक्षण रहेगा। ये सभी चीजें सेटिस्फैक्टरी पाए जाने पर उनका लोन जो है प्रोसेस किया जाता है और उनको स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति के बाद विभाग के द्वारा जिस तरह से कंपलसरी ट्रेनिंग उनको करना है 1 वीक का, ट्रेनिंग होने के बाद जब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके ब्रांच आते हैं, फिर ब्रांच उनके अकाउंट में उन लोगों को मार्जिन जमा कराना है। मार्जिन और ऋण राशि को जो भी प्रदाता है, जो भी मशीनरी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को पे करते हैं ताकि पूरी मशीनरी उनको प्रदान कर दी जाए। मशीनरी आने पर, सेंटर पर पूरी मशीनरी आने पर ब्रांच मैनेजर और संबंधित एग्रीकल्चर इंजीनियर ये लोग उसका भौतिक सत्यापन करते हैं। मशीनरी का फिजिकल वेरिफिकेशन की जो प्रपोजल में जो मशीनें दी गई थी वो सभी मशीनें हितग्राही द्वारा खरीद ली गई हैं।
ये सब होने के बाद ब्रांच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक सब्सिडी क्लेम के लिए भेजता है। फिर सब्सिडी शाखा को जब प्राप्त होती है, उसके बाद ब्रांच उसको लिंक करता है लोन अकाउंट से, ताकि जो ब्याज जो है सब्सिडी की राशि को छोड़कर लगे। मान लीजिए इनका मैक्सिमम 25 लाख तक का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, उसमें ब्रांच ने अगर 18 लाख या 20 लाख का लोन स्वीकृत किया है और उसमें 10 लाख की सब्सिडी आई है, तो 18 लाख पर ब्याज न लग करके 10 लाख माइनस करने के बाद सिर्फ 8 लाख पे ब्याज लगना चाहिए। उसमें प्रोसेसिंग कर दी जाती है और उसके बाद ताकि उनको छोड़ के भी लगेगा, और CGTMSE के कवरेज के लिए उसकी फीस पे की जाएगी। और AIF से इंटरेस्ट सबवेंशन इस समय जो है स्टेट बैंक हम 7.95 रेट चार्ज कर रहे हैं एट प्रेजेंट। उसमें 3% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सबवेंशन मिलेगा। सबवेंशन मिलने पर क्वार्टरली सबवेंशन मिल रहा है, सबवेंशन मिलने पर उनके खाते में राशि जमा कर दी जाएगी, तो उनको उतना 3% का लाभ भी मिलेगा। इसमें स्टेट बैंक का शेयर करीब 49% शेयर रहा है। जितना भी प्रकरण सबमिट हुए थे, लगभग 395 प्रपोजल सबमिट हुए थे, उसमें से 195 स्टेट बैंक ने सैंक्शन किए हैं, तो उसमें हमारा 49% का शेयर है। डिस्टर्ब ठीक है, धन्यवाद। इसमें सभी लोगों को यही है कि वो शाखा से अपना प्रपोजल शाखा में दें। किसी प्रकार की अगर उनको असुविधा होती है तो हम लोगों ने भी डिपार्टमेंट में अपने नंबर शेयर किए हुए हैं, तो वो लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो उनको जी चलिए, धन्यवाद गुरजर जी। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन हम चालू करते हैं। उसके पहले इस स्कीम के एक प्रमुख निर्माता भी हमारे साथ में हैं, रोहित सोमानी जी KPMC से। तो मैं रोहित जी से निवेदन करूंगा कि आप कुछ इस पे अपने कमेंट्स दें, अपने बारे में कुछ बताएं कि कैसे स्कीम तक ये किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा जा सकता है। जी रोहित जी। शायद रोहित जी उपलब्ध नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हाँ, चलिए तो हम अब क्वेश्चन आंसर सेशन जी चौधरी। मैं केवल आपको ये बस थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि जी हमारे दोनों वैज्ञानिक साथियों ने, डॉक्टर मोहन सिंह और डॉक्टर रंजीत जी ने जो जानकारी दी है वो काफी उपयोगी है। जहाँ तक कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर की बात है, तो इसमें जरूर हमने कुछ मशीनें सीमित संख्या में अभी रखी है और आगे भविष्य में हम इसमें और भी सुधार करेंगे। जो हमारे साथियों को आवश्यकता होगी प्रदेश को ध्यान में रखती है, हम नई चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। जी पर मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारे साथीगण आज भाग लेना चाह रहे हैं, कि यदि आपको प्रोसेसिंग क्षेत्र में जो मशीनें बताई गई हैं डॉक्टर मोहन सिंह और डॉक्टर रंजीत द्वारा, कि उससे संबंधित यदि कोई आप उद्योग लगाते हैं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में वो सभी प्रकार का अलाउ कर रहे हैं। वो उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ये जरूर है कि जो कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर का अनुदान का लाभ जरूर आपको नहीं मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार ने उसके अंतर्गत आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उसमें 3% का ब्याज अनुदान है। और एक और उसमें खासियत यह है कि जो भारत सरकार से जिन बैंकों ने एग्रीमेंट किया है, वो भी नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है, जैसा कि हम जानते हैं कि 11-12% से कम ब्याज दर नहीं है एग्रीकल्चर जो बाकी लोन्स है। तो इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में करीब 24-25 बैंकों ने भारत सरकार से MOU साइन किया है, और उसमें करीब 8% के आसपास उन्होंने अपनी सहमति दी है कि हम 8%, 8.5% में लोन हम देंगे।
अब इसमें इसके ऊपर 3% का ब्याज अनुदान और उपलब्ध है, तो वो 5% के आसपास पहुंच जाता है, 5-5.5% में। तो ये इतनी कम, आप यदि प्रोसेसिंग का या दूसरी चीज में भी यदि कोई प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको अनुदान उन मशीनों में नहीं है, पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत AIF जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको ये लाभ मिलेगा कि ये ब्याज आपको बहुत कम दर पर लोन आपको उपलब्ध होगा। और जो गारंटी की यदि हम बात करें तो वो जो CGTMSE योजना है भारत सरकार की, उसमें 2 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी ले रही है, तो उसमें कोलेटरल वाला जो प्रॉब्लम आती है वो भी काफी आसानी है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारी योजना कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर में तो क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट और बाकी आपने देखा इच्छिक यंत्र हैं, आप इनको लेकर अपना केंद्र बना सकते हैं जिसकी लागत 25 लाख रुपए तक की रहेगी। और उस पर जो भारत सरकार के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना है उसमें जो अनुदान की सीमाएं हैं उसको देखते हुए अनुदान आपको मिलेगा। साथ में AIF के अंतर्गत आपका लोन मंजूर होगा। पर जो मशीनों में हमारी कस्टम प्रोसेसिंग में भी शामिल नहीं है, उनके भी यदि आप केंद्र लगाना चाहेंगे तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वो हमको अलाउ करता है और उस तरह के प्रोजेक्ट उसमें भी स्वीकार हो सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको अनुदान हर चीज पे मिले, जैसा कि मोहन सिंह जी ने बताया था। पर आप यदि व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके यहाँ अपार संभावनाएं जिन क्षेत्रों की, यदि आप उन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम इन जो AIF का अभी जो नई सुविधा सरकार से मिल रही है उसका लाभ हम आसानी से उठा सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि जो सचिन जी आप कोऑर्डिनेट करें। जी हाँ, विशेष मैं प्रश्नोत्तरी में सबसे पहले लेता हूं प्रतिपाल जी को। प्रतिपाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी प्रतिपाल जी, जी आप सर, अपना परिचय दें और हमारे अतिथियों से प्रश्न करें। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, मेरा नाम प्रतिपाल सिंह है सर। मैं एक MP से बिलोंग करता हूँ सर। जी प्रतिपाल जी। जी सर, हमें एक सब्सिडी से ट्रैक्टर लेना है सर। प्रतिपाल जी, जैसा कि जो इस कार्यक्रम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, मैं उसमें भी 2-3 बार ये दोहरा चुका था कि ये आज जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है ये कस्टम प्रोसेसिंग स्कीम के तहत जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में हो रहा है। अगर आप कस्टम हायरिंग के लिए ही पूछ रहे हैं ट्रैक्टर, ये कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम कभी और वेबिनार करेंगे जब उसमें बात रखेंगे, क्योंकि आज जो हमारे अतिथि वक्ता हैं लुधियाना से और जबलपुर से, ये खाद्य प्रसंस्करण मशीनों के ऊपर इनकी महारत है, तो हम चाहेंगे कि आप उसी से संबंधित प्रश्न करें। जी सर, और कोई प्रश्न नहीं सर हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोधी जी। जी अब मैं राजकुमार पटेल जी से निवेदन करूंगा कि इस योजना से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। राजकुमार पटेल जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी सर। जी बताएं आप। नमस्कार सर। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी पटेल साहब, आप प्रश्न करें, अपना परिचय दें, कहाँ से हैं आप? जी सर, मेरा नाम राम कुमार पटेल है जी। मैं सागर जिला और राहली तहसील मध्य प्रदेश का निवासी हूँ जी। सर, मेरी एक वो है सोच है सर, कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के बारे में। जी। तो सर उससे संबंधित जानकारी पूरी दीजिए। जी, रंजीत सिंह जी ने जैसा कि बताया ही था डॉक्टर साहब ने कि छोटा कोल्ड स्टोरेज जिसमें आप सब्जियां वगैरह रख सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर रंजीत सिंह साहब थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, ये जो छोटी यूनिट है वो हमारे पास उपलब्ध है, जिसको कि इवेपोरेटिव कूल रूम कहते हैं। तो ये आप अपने वहाँ पर लगा सकते हैं, अपने फार्म पे लगा सकते हैं और वहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं, जिसमें कि जो शेल्फ लाइफ है जो उसकी 10-15 दिन बढ़ जाती है। तो वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है। उसके लिए आप सीपेट में मैंने एक फ़ोन नंबर आपको दिया है, मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर भी आपके पास होगा।
तो वो आप मुझसे बात करिए, हमें ईमेल लिखिए और वो टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे। आप उससे अपना ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आप सीआई भोपाल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मोहन सर भी काफी इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो मोहन सर से जबलपुर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर भी आपको गाइड कर देंगे, सीआई भोपाल भी आपको गाइड कर देगी, और सीफेट लुधियाना तो है ही बैठा आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट करिए, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। जी धन्यवाद। चौधरी साहब कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा प्रश्न सर शायद आप लोगों ने समझा नहीं ठीक से। मैं समझ गया। ये कोल्ड स्टोरेज जो है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंतर्गत आता है, उस पे अनुदान के बारे में जानकारी दी जाती है। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। आपको इसी माध्यम से हम इस वेबिनार के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी भविष्य में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अभी पटेल साहब, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से संबंधित हो रहा है। तो खाद्य प्रसंस्करण में ये जो आपका प्रश्न है कोल्ड स्टोरेज का, ये वेयर हाउसिंग या स्टोरेज से संबंधित है। हालांकि ये एक बहुत प्रमुख अंग है खाद्य प्रसंस्करण का, जिसको हम आगे कभी लेंगे। आपने जो सुझाव दिया उसको हमने नोट कर लिया है पूरी तरह। लेकिन सर जी मुझे इसकी जानकारी चाहिए सर। जी जी आप बाद में दे देना। हाँ बिल्कुल, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी और अपने कृषक जगत के माध्यम से भी कोल्ड स्टोरेज के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जी सर, एक प्रश्न और है मेरा। जी बताइए सर, हल्दी का प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं सर जी, तो उसकी जानकारी दीजिए। कहाँ मशीनें मिलेंगी, क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने। जी मोहन सिंह। हाँ जी, हल्दी प्रसंस्करण की यूनिट आप बाजार से लेना चाहते हैं या किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं? क्योंकि कृषि विश्वविद्यालयों में हल्दी प्रसंस्करण की यूनिट तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने डेवलप की है। वो टेक्निकली फिजिबल है, अच्छी है, और वो यूनिट यदि मुझे उसकी कीमत सही याद आ रही है तो उसकी कीमत लगभग 2.5 लाख है। थोड़ी बड़ी यूनिट है वो। मैं आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। वैसे हल्दी प्रसंस्करण से संबंधित मशीन बनाने के लिए बहुत सारे उद्योग राजकोट में हैं, आपको मिल जाएंगे यदि आप चाहें तो। उनकी जानकारी भी आपको उपलब्ध करा सकता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से। उसके लिए थोड़ा व्यक्तिगत रूप से आप कांटेक्ट करें तो आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। जी चौधरी साहब, इसमें कोई इस स्कीम में शामिल है क्या हल्दी प्रसंस्करण के लिए मशीनों? है ये हमारे यहाँ है। और जो कृषि अभियांत्रिकी का जो पोर्टल है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर डले हुए हैं, उनकी मशीन के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, क्या क्षमता है, वो सब चीजें उसके ऊपर उपलब्ध है। तो हमारे जो साथी हैं सागर जिले से जो हल्दी के प्लांट लगाना चाहते हैं वो उसका अवलोकन करें। उसमें हमारी डायरेक्टरेट का टेलीफोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, एक बार उसको देख ले। उसमें उनके रेट भी डला है, कितनी क्षमता है, सब कुछ उपलब्ध है। तो उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो फिर हम यहाँ से मदद करेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। विवेक मौर्य जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। विवेक मौर्य जी। मौर्य जी शायद नेटवर्क में नहीं है हमारे साथ, आपकी आवाज स्पष्ट आ नहीं रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्रदीप जी एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, विवेक मौर्य जी कोशिश कर रहे हैं। विवेक जी आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी सर बिल्कुल जी प्रश्न करें। एक पहली क्वेरीज ये थी कि विवेक जी आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, अभी शायद नेटवर्क में आप है नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप परमार जी आप अपना प्रश्न करें। नमस्कार सर, मैं प्रदीप परमार जिला भोपाल से हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि सर जो कस्टम प्रोसेसिंग की जो अभी साइट खुली थी तो उसका जो 16 तारीख को लॉटरी वाला चयनित हो गया है या नहीं हुआ है सर? जी बिल्कुल सही आपने पूछा, चौधरी साहब इस पे रोशनी डाल। जो 16 तारीख को अभी हमारे पास जितना हमने लक्ष्य रखा था और उससे कम संख्या में हमें आवेदन मिले थे, तो जिन
साथियों ने आवेदन दिया तो वो सभी के सभी चयनित हो गए। लॉटरी करने की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लॉटरी तब करते जब हमारे टारगेट से ज्यादा यदि आवेदन हो, तो हमारे कुछ कम संख्या में मिले थे, तो जिन्होंने अप्लाई किया तो हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी। चौधरी साहब, इसमें आगे और क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी जैसे जो आपके टारगेट अभी बचे हुए हैं उसको वापस से लाने के लिए कुछ किसान भाइयों के फोन आए थे मेरे पास कि साहब वो लॉटरी तो बंद हो गई है या स्कीम की अभी आवेदन बंद हो गए हैं जी, उसके बारे में भी बताएं। नहीं, तो ये तो हमारा ये सेकंड टाइम हम लोगों ने निकाला था। पहले भी एक बार निकाला था, फिर ये दूसरी बार निकाला, और हम प्रयास करेंगे यदि आवश्यकता होगी तो हम अभी तीसरी बार फिर से निकालेंगे, है ना। तो जो लोग इच्छुक हैं, जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो वो अगली बार जब निकलेगा तो फिर हम चाहेंगे कि इस बार वो समय पर अपने आवेदन जरूर प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद चौधरी साहब। साथियों, ये जो आवेदन की सूचना है ये आपको कृषि अभियांत्रिकी की जो वेबसाइट है mp-mp.org उस पे भी ये उपलब्ध है, और कृषक जगत के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी ये हमारे पाठकों को उपलब्ध कराई जाती है जानकारी। तो आप बिल्कुल टच में रहिए। अगला प्रश्न मैं लेता हूं, इनका मोबाइल नंबर आ रहा है 6096। चलिए, अब हम कुछ फेसबुक से भी प्रश्न लेते हैं। परम सिंह सोलंकी जी पूछ रहे हैं कि लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में थोड़ी जानकारी दें। परम सिंह सोलंकी जी का ये प्रश्न है, फेसबुक लाइव के माध्यम से इन्होंने प्रश्न किया है। तो डॉक्टर रंजीत सिंह साहब, आप कुछ जानकारी देंगे इसमें लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट में क्या लागत आती है और कैसे उसमें मूल्य संवर्धन किया जाता है? हाँ, इसकी मशीन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही सस्ती आ जाती है। 50,000 में 100 kg पर आवर कैपेसिटी की एक बहुत अच्छी मशीन आती है। तो वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, सिंपली इजीली, बहुत आसानी से मिल जाती है। इमरी टाइप मशीन होती है, पानी का फुब्बारा ऊपर लगा रहता है और उसमें पानी लगातार जाता रहता है और बहुत अच्छे लहसुन के जो है वो बाहर आ जाते हैं, छिले हुए लहसुन। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। सीपेट के पास भी है, हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर भी है जो ये चीजें बनाता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप सीपेट को लिख दीजिए, हमें कांटेक्ट कर लीजिए, मशीन के मैन्युफैक्चरर भी दे देंगे आपको और आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है डॉक्टर राकेश पाटीदार जी का, जो पूछ रहे हैं कि एफपीओ में इस स्कीम से कैसे जुड़ा जा सकता है। तो चौधरी साहब और हमारे बैंक से रविंद्र गुर्जर साहब ये जानकारी देंगे कि एफपीओ के लिए कोई विशेष इस स्कीम में क्या रियायत है। एफपीओस के लिए भी हमने पात्रता में रखा है एफपीओस को, और उनको जो एक व्यक्तिगत श्रेणी में जो अनुदान है वो पूरा का पूरा अनुदान का लाभ एफपीओ को भी प्राप्त होगा। और एआईएफ में भी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी लोन प्राप्त करने की उनको सुविधा रहेगी। तो यदि उन्होंने अप्लाई किया तो ठीक है, नहीं किया है तो अगली बार जब हम आवेदन आमंत्रित करें तो वो आवेदन प्रस्तुत करें और वो अपना स्थापित करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा। गुर्जर जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, स्कीम में एक्चुअली जो भी आवेदक की श्रेणी है सभी आवेदकों को समान लाभ दिया जाएगा। अच्छा जी, धन्यवाद। साथियों, एक हमारे उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं जो शिव चरण चौरसिया जी, ये जानना चाह रहे हैं क्या ये स्कीम उत्तर प्रदेश में भी है। चौधरी साहब ही इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे। ऐसा है कि ये अभी ये स्कीम हमारे मध्य प्रदेश में ही लागू है, पर हाँ, वो और अभी किसी भी प्रदेश में इसको अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। पर आप उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अधिकारियों के नॉलेज में लाएंगे तो चूंकि हम भी केंद्र सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने योजना बनाई है, तो अन्य प्रदेश भी इस योजना को अपने यहाँ प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं भी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कृषि ये इस तरह की कस्टम हायरिंग यूनिट्स और कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए स्कीम के लिए देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है और इसको बहुत तेजी से यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसका क्रियान्वयन हमारे चौधरी जी के माध्यम से, इनके विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। उसके लिए हमारी सभी की ओर से विभाग के सभी अधिकारियों को और चौधरी जी को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सर्वप्रथम इसको देश में यहाँ पे मध्य प्रदेश में शुरू किया। हमारे भगवान सिंह जी पूछ रहे हैं कि हमारे गांव में एक केंद्र स्थापित है और क्या एक और हो सकता है? चौधरी साहब, मतलब एक केंद्र इनके कस्टम प्रोसेसिंग स्कीम में आ चुका है, क्या इसी गांव में थोड़ी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ गई है, बाकी साथी भी और चाहते हैं कि इस तरह के प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लगाए जाएं, तो क्या ये संभव है? वैसे अभी हमारी यदि कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित, कस्टम हायरिंग यदि स्थापित है तो ये लगाया जा सकता है, पर यदि कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र उसी गांव में लग चुका है तो फिर हमें कठिनाई होगी। तो यदि आपकी जमीन किसी अन्य गांव में है तो आप उस ग्राम के से आवेदन प्रस्तुत करें तो आपको भी लाभ मिलेगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताएं। नमस्कार जी। सचिन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अनम्यूट। हाँ जी जी जी, सॉरी 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 जी। राधेश्याम जी, आप प्रश्न करें। नमस्कार जी। जी सर, मैं ये बोल रहा था सर, ये एलोवेरा का जी राधेश्याम, हाँ आवाज आ रही है, आप प्रश्न करें, थोड़ा शीघ्रता दिखाएं। हाँ जी सर, वो एलोवेरा की जेल बनाने के लिए सर वो है मशीन सर, उसके ऊपर कोई सब्सिडी वगैरह है क्या? जी नहीं, अभी तो सब्सिडी उपलब्ध नहीं है उस पे। अच्छा फिलहाल तो अभी नहीं है योजना। हाँ सर, एक वो सर उसकी पीपीटी भेज दीजिए सर, वो क्यों एफपीओ चला रहे हैं सर हम, तो उसके बारे में थोड़ा पूछ रहे हैं। कहाँ से हैं राधेश्याम जी आप? मैं गंगानगर से, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान गंगानगर से हैं जी। हाँ बहुत जी बहुत सर। राधेश्याम जी, ये जो पीपीटी आपने अभी देखा था डॉक्टर रंजीत सिंह साहब का, मोहन सिंह साहब का और चौधरी साहब का भी, ये आपको कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। आप उसमें आराम से देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और यूट्यूब चैनल पे भी प्राप्त हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू जी। जी धन्यवाद आपका राधेश्याम जी। राजन बघेल जी पूछ रहे हैं, पोर्टल पर मशीनरी के रेट ज्यादा हैं, इसमें सुधार हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। चौधरी साहब जानकारी दें इनको कि आप स्वतंत्र हैं बार्गेनिंग करने के लिए। देखिए, ये योजना अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है और अभी हमारे पास जितने मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं हम सबका पंजीयन कर रहे हैं, और राज्य सरकार की जो नीति है उसमें हम लोग कोई रेट निर्धारित नहीं कर रहे हैं, निर्माता रेट दे रहे हैं, हमने वही दिए है, और साथ में लोगों को ये सुविधा दी है कि वो मोल भाव करके सामान खरीद सकते हैं। और कुछ समय में जब ये योजना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे पूरे देश के कई निर्माता इसमें जुड़ेंगे। और आप सब जानते हैं कि जब आपस में कंपटीशन होता है तो रेट्स भी काफी अच्छे लोगों को प्राप्त होते हैं। तो आज भी जो वर्तमान में जितने निर्माता साथी हैं हमारे, उन्होंने जो रेट दिए वो उपलब्ध है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ इसमें परिवर्तन हो, पर चूंकि हम दर का निर्धारण नहीं करते इसलिए हम रेट्स के बारे में कुछ कर नहीं पाते। सचिन जी, आपका
म्यूट हो गया, माइक रखिए। ये मृदुल जायसवाल जी पूछ रहे हैं कि मक्का का स्टार्च बनाना है, मक्का के प्रोडक्ट कौन से बन सकते हैं? तो डॉक्टर मोहन सिंह साहब आप बताएं इस पे कुछ रोशनी दें। हेलो। हाँ जी, मक्के का उत्पाद ये आपको बनाना है। मक्का एक ऐसा अनाज है जिसके तो बहुत ही ज्यादा उत्पाद बनते हैं। मक्के से स्टार्च बनाना तो बहुत अधिक रिफाइन करने की प्रोसेस है, और ये एक्चुअली में यदि हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो मक्के का स्टार्च एक्चुअली में टर्शरी कैटेगरी में जाता है। और ये बहुत रिफाइंड प्रोडक्ट होते हैं। इनमें आपको कुछ अनुदान वगैरह तो नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो पहले आप मक्के से आप मक्के के अनाज को अनाज के रूप में इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पे ज्यादा ध्यान दें। जैसे मक्के को मक्के के भुट्टे से अलग करना, फिर उसके बाद दानों से मक्के का आटा बनाना, फिर मक्के के बहुत उत्पाद होते हैं, पॉपकॉर्न होता है, मक्के के पोहे होते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। मक्के के फ्लेक्स होते हैं, कॉर्न फ्लेक्स होते हैं, ये बहुत उद्योग होते हैं मक्के के। और मक्का ही अपने आप में बहुत वैरायटी होती है, बहुत तरह के मक्के होते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न होता है, बेबी कॉर्न होता है, हार्ड कॉर्न होता है। तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट मक्के के बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये तय कर लें आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में कौन सा मक्का अधिक है और उसके लिए किस उत्पाद की डिमांड अधिक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आप उस दिशा में आगे बढ़ें। मक्के में अपार संभावनाएं हैं, तो पहले आपको दिशा तय करनी होगी, खुद तय करके कि भाई आपको किस तरह के मक्के से कौन सा उत्पाद बनाना है, ये फाइनल होना जरूरी है। एक अंदाज बस बोलना कि आप मक्के से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ नहीं होने वाला। आप एकदम स्पेसिफिक हो करके किस मक्के से कौन सा उत्पाद बनाना चाहते हैं। जैसे यदि आप स्वीट कॉर्न को लेंगे तो स्वीट कॉर्न के बहुत उत्पाद होते हैं, स्वीट कॉर्न के सिरप बनते हैं, स्वीट कॉर्न का ऑयल निकलता है, स्वीट कॉर्न से शुगर बनता है। स्वीट कॉर्न अब ऐसे अपने आप में ही पैक करके आता है, वो खूब बिकता है बाजार में, और ऑफ सीजन में कोल्ड चेन में डालना होता है उसको। तो ये डिसाइड करना, फिर आप उसके बारे में जानकारी जानना चाहेंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से मदद कर पाऊंगा। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। भूपेंद्र सिंह जी, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं? प्रश्न कर रहे हैं, जूम पे लाइव पर हैं भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, आप प्रश्न रख सकते हैं। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। सर, मैं प्याज और जो लहसुन है उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में कुछ जानना चाह रहा था। अगर स्टार्ट करना चाहें तो कितना इन्वेस्टमेंट और किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? जी एक बार फिर से पूछें भूपेंद्र जी, थोड़ा आवाज जोर से बोलें। प्याज और लहसुन, ऑनियन और गार्लिक का जो पेस्ट यूनिट्स स्टार्ट करने के लिए किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। भूपेंद्र जी, ये डिपेंड करता है कि कितनी लागत का, आप कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल आपके पास उपलब्ध होता है, उसके हिसाब से आप वहाँ का थोड़ा वैल्यूएशन करें जगह का और आप कैपेसिटी का, या उसके लिए आप अपनी नज़दीकी शाखा में भी जा सकते हैं। थोड़ा सा रंजीत सिंह जी, आप इस पे जानकारी देंगे भूपेंद्र जी को? इफेक्ट की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, ऑनियन फ्लेक्स की, प्यूरीज की, पाउडर की। तो आप सीफेट को लिखिए। ऐसे अभी इस समय तो हम नहीं बता सकते कि कितनी लागत आएगी, क्योंकि इसमें आपकी रॉ मटेरियल कितना आप प्रोसेस करना चाहते हैं, आपकी मशीन की कैपेसिटी कितनी होगी, आपके पास कितनी जमीन है, कितनी जगह है, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सीफेट के पास ये टेक्नोलॉजी है और आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे कि मशीनें कहाँ से लेनी है और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद भूपेंद्र जी। प्रदीप जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। प्रदीप कुशरे जी, आशीष कौशिक जी, निमिष जी, जो इनके प्रश्न हो गए उनको म्यूट कर दें। जी बताइए साहब। करण पटेल जी, आप अपना प्रश्न रखिए। सर जी नमस्कार।
हाँ करण जी। सर मेरा प्रश्न है कि अनाज क्लीनिंग ग्रेडिंग का जी प्रोसेसिंग यूनिट क्या है इसमें? गेहूं दालें हैं। करण जी एक बार अपना प्रश्न और थोड़ा स्पष्ट करें। सर जी जैसा ये है कि अनाज ग्रेडिंग यूनिट है, यूनिट क्या है? जी आप करण जी का प्रश्न समझ पा रहे हैं क्या? ये डॉक्टर साहब ये क्लीनिंग ग्रेडिंग शॉर्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं गेहूं की ना। जी तो मैं आपको बता दूं कि इसकी मशीन जो है उपलब्ध है मार्केट में, सीआई भोपाल में भी उपलब्ध है। आप सीआई भोपाल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मोहन सर भी आपको इसकी जानकारी दे देंगे। और अगर आपने मशीन खरीदनी है तो एग्रोसा अंबाला से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर ये बड़े बड़े क्लीनिंग ग्रेडेड शॉर्टर्स वो बनाते हैं। तो इनके प्रश्न हो चुके हैं। मैं प्रदीप, ये क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट जैसा कि आपको मालूम है कि ये कस्टम प्रोसेसिंग योजना के अंतर्गत ये कंपलसरी है, ये प्लांट आपको लगाना ही पड़ेगा। यदि किसी को ये कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है तो वो अपना आवेदन करें। और क्लीनिंग ग्रेडिंग उसमें हमारे पोर्टल के ऊपर, जैसा कि हमने पहले ही बताया था पोरवाल जी ने प्रेजेंटेशन में, कि जो टेस्टेड निर्माता है जिन्होंने डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपना पंजीयन कराया है, वो पूरी लिस्ट उनकी क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट की, सबके डिटेल्स क्या क्षमता है, वो सब कुछ उसमें पोर्टल पे डला है। आप उसमें से चयन कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं और प्लांट खरीद के अपना स्थापित कर सकते हैं। कस्टम प्रोसेसिंग योजना में उस पर जो अनुदान वगैरह है वो भी आपको मिलेगा। AIF के माध्यम से आपको लोन भी आसानी से बैंकों से स्वीकृत हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आखिरी प्रश्न ले रहा हूं, संजय मामोडिया जी। वैसे करण जी आप कहाँ से हैं? थोड़ा अपने परिचय नहीं बताया करण जी ने। हरदा। अच्छा, करण जी हरदा से हैं तो आप निश्चित रूप से ये भोपाल के पास में ही है, बैरसिया रोड पे नवी बाग में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं। एक बार आप वहां पर भ्रमण जरूर करिए, तो वहां पर आपको कई तरह की खाद्य प्रसंस्करण तकनीक के बारे में, यंत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। जी धन्यवाद करण जी जुड़ने के लिए। संजय जी आप प्रश्न करें। नमस्कार सर, मैं उज्जैन जिले के खाचो तहसील से बात कर रहा हूँ। जी नमस्ते सर, वाटर प्रोसेसिंग यूनिट अगर स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती लागत लगभग कितनी आ जाती है? जी बताइए रंजीत साहब। आंवला प्रोसेसिंग मटर पी। मटर अच्छा, मटर की मशीन जो है हमने अभी बनाई है, तो आप वो खरीद सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको। ऐसे तो हम डायरेक्टली मशीन नहीं बेचते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजीज को बेचते हैं। तो आप फिर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मार्केट में अवेलेबल है। मोहन सर के पास भी होगी मटर दाने की बनाने की मशीन। तो आज JNKV में आप बात करें, मोहन सर से कॉन्टेक्ट करें, वो आपको मशीन बताएंगे, उन्होंने डेवलप की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हमारा जैसा कि परंपरा है, हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में एक कृषि ज्ञान प्रतियोगिता खेलते हैं जो इसी से संबंधित होता है। तो मैं चाहूंगा निमिष जी सभी के हैंड नीचे कर दें और जो सबसे पहले सही जवाब अपने चैट बॉक्स में लिख के देगा, जो हम जूम लाइव से ले रहे हैं, तो हम सभी उन साथी को कृषक जगत की डायरी 2022 की ये प्रकाशित होने वाली है। इसमें ये एक रेडी रेकनर होता है एग्रीकल्चर का, जहां आपको सभी विभिन्न सरकार की सभी योजनाओं की भी जानकारी मिलती है और काफी सारगर्भित जानकारियां इसमें कृषि से संबंधित रहती हैं। सारे बैंक्स के फोन नंबर्स वगैरह भी मिलते हैं, तो ये हम यहाँ पर पुरस्कार स्वरूप देंगे। तो मैं प्रश्न करना चाह रहा हूं, निमिष जी आपने सबको कर दिया हैंड्स डाउन नीचे, या सबको म्यूट कर दें? हाँ हो गए सब। सभी साथियों से निवेदन है जो जूम लाइव पर हमारे साथ हैं, वो अपने प्रश्नों के उत्तर
कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के दें, जिससे कि ये उपहार स्वरूप डायरी, कृषक जगत डायरी, उन तक पहुंचाई जा सके। और उसका जो सही सटीक जवाब देगा, जिसको हमारे अतिथि मान्य करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है साथियों कि आज जो आपने कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में सुना, इसमें अनुदान के बारे में भी सुना। अनुदान की बात तो आपको जल्दी समझ में आई गई होगी कि कितना उसमें अनुदान है, पर मेरा प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है। इसमें आपने सुना होगा कि बैंक ऋण भी देता है और उस पर अनुदान भी देता है। तो मेरा प्रश्न भी यही है कि इस कस्टम प्रोसेसिंग स्कीम में बैंक कितने प्रतिशत ऋण पर, ब्याज पर ऋण देता है और उस ब्याज पर कितने प्रतिशत का अनुदान देता है? चौधरी साहब, आप फाइनल डिसीजन देंगे जरा, और बैंक के हमारे गुर्जर साहब भी हैं, जरा देखिए चैट बॉक्स में किसका पहला जवाब सही आया है। मेरे दो प्रश्न हैं कि बैंक क्या लोन देता है, किस ऋण पर ब्याज प्रतिशत देता है, और सब्सिडी पर कितना, सब्सिडी लोन पे कितने ब्याज की कितने प्रतिशत सब्सिडी देता है। तो हमारे पहले साथी हैं वैभवी जी, इन्होंने बताया है 3%। मोहम्मद अरशद जी ने बताया है 7.9%। अक्षय जी ने बताया 3%। गोविंद शर्मा जी ने 3% बताया है। शिव शंकर जी ने अनुदान दिया है 40%, 3% अनुदान ऑन इंटरेस्ट, इफेक्टिवली 7%। तो मैं गुर्जर साहब से निवेदन करूंगा कि आप बताएं किसका सही जवाब है। सर, जो करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो अभी चार्ज होगी वो 7.95 है और 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन है जो उनको मिलेगा। ओके, तो हमारे किस साथी को हम इनाम दें, क्योंकि किसी ने 7.9 बताया है लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट पे सब्सिडी कितनी दी है ये नहीं बताया है। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे प्रथम जो दो सटीक जवाब जिन्होंने दिए हैं, वैभवी टेम्बरे और मोहम्मद अरशद जी, इन दोनों को ही हम ये पुरस्कार से नवाजते हैं। और बहुत बहुत बधाई वैभवी टेम्बरे जी और मोहम्मद अरशद जी को। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर दे दें ताकि आपका एड्रेस लिया जा सके, जिससे ये पुरस्कार आपको जनवरी माह में डायरी के रूप में आपको भेजा जा सके। ये वैभवी टेम्बरे जी का नंबर लिख लें। हमारे सहयोगियों से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि इसकी चैट बॉक्स बाद में हट जाती है। आपने लिख लिया जोशी? 860203। निमिष जी, आप नोट कर लेना इसे। अच्छा, आई गया 8085096797। और मोहम्मद अरशद जी का है 86023378। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी तो अपन एक बार में ले आए। जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। अब समय की सीमा है, हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं चाहता हूं आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो कृषि एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी गंभीरता के साथ कार्यक्रम को देखा, सुना। और मुझे आशा है कि आप जरूर इस कार्यक्रम का लाभ लेकर अपने योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे और इन सभी स्कीम्स का और जो हमारे आज विशेषज्ञ उपस्थित थे उनका आप जरूर लाभ लेंगे। तो मैं सबसे पहले चौधरी जी का हृदय से आभारी हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम उनके साथ में यहाँ पर आयोजित करते रहेंगे। चौधरी जी, आपका और आपके विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों की तरफ से और कृषक जगत परिवार की ओर से। डॉक्टर रंजीत सिंह जी, जो बहुत कम शॉर्ट टाइम में हमारे साथ लुधियाना से जुड़े और बहुत सारगर्भित जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर मोहन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जबलपुर में हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे किसान भाई के अप्रोच में हैं, आपसे बार बार संपर्क होता रहेगा और आपको हमारे किसान भाई कृषि एंटरप्रेन्योर इसमें आपको कष्ट देते रहेंगे। मैं मेरे कृषक जगत परिवार के सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, अगली बार हम फिर एक नए विषय पर लेंगे। चौधरी जी, कुछ आप प्रकाश डालेंगे कि क्या क्या योजनाओं पर हम आगे इस पे वेबिनार कर सकते हैं, जिससे कि हमारे साथी टच में रहें ताकि उनको भी सुनने को मिले।
एक तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद कृषक जगत परिवार को, विशेष रूप से सचिन जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है। कोविड के बाद से जो वेबिनार का समावेश हुआ है हम लोगों के कार्य प्रणाली में, तो वो बड़े फायदेमंद भी हो रहा है, समय की भी काफी बचत हो रही है और काफी दूर से भी हमको सहभागिता सुनिश्चित हो रही है। जैसा कि ये कस्टम प्रोसेसिंग की आज हमने बात करी, इसमें हम चाहेंगे कि आगे आज एक जनरल चर्चा हुई जी। और उसमें स्कीम के बारे में हम लोगों ने मुख्य रूप से फोकस किया और आगे हम चाहते हैं कि इसमें जो निर्माता साथी हमारे से, मतलब निर्माता जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, यदि वो अपनी मशीनों के बारे में, उत्पाद के बारे में क्या है उनकी खासियत, वो भी वो बता सकते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी, चाहे वो दाल मिल की बात करें, राइस मिल की बात करें या और कौन कौन सी नई चीजें हैं, उनका भी समावेश इस कार्यक्रम में कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। हम जानते हैं कि कृषि में आजकल यंत्रीकरण का दौर है, इसमें लागत और श्रम की बचत के साथ साथ हमें दूसरे लाभ भी होते हैं, उत्पादन वगैरह भी मिलता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम और कौन सी नई चीजें ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी को जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे हम आगे भी वेबिनार्स हम लोग आयोजित करें और जो सामयिक रहे और हमारे प्रदेश के लिए, किसान भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। मैं कृषक जगत को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं चाहूंगा कि ये हमारी आज जो शुरुआत हुई है, ये आगे भी हम लोगों की लगातार इस तरह का कार्यक्रम चलता रहे, जिससे कि हमारे सेक्टर को काफी लाभ प्राप्त होगा और किसान भाई भी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं साथियों, हमारे चूंकि आज रविंद्र गुर्जर जी ने साक्षात दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेना भूल गया। तो उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारे किसान भाइयों को बैंक ऋण के लिए आश्वस्त किया है कि कोई भी समस्या आएगी तो वो उसमें अपना सहयोग जरूर देंगे। और जो उन्होंने बैंक ऋण के बारे में बताया उसके लिए भी रविंद्र गुर्जर जी का भी विशेष धन्यवाद। हमारे साथ में सोमानी जी के यहाँ से कुछ निर्माता भी साथ में हैं। जी रोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जो तक क्या मामला इसको ले जाओ अंदर के। हाँ रोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर कुछ आए तो जरा रिप्लाई दे देना। अच्छा, चलिए अगली बार हम कोशिश करेंगे कि कुछ निर्माता भी साथ में आए ताकि और ज्यादा इस कार्यक्रम को अच्छा सफल बनाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी नमस्कार।